10 साल पहले दुनिया भर में अचानक से बड़े गेट्स दिखने लगे जिनसे कई मॉन्स्टर्स निकले और दुनिया की आबादी का खात्मा करने लगे। इंसानियत को कोई मौका नहीं मिला उनसे लड़ने का, क्योंकि कोई भी वेपन्स उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। लेकिन फिर अचानक कुछ लोगों की स्पेशल पावर्स जाग उठी जो हंटर्स के नाम से जाने जाते हैं। हंटर्स उनकी मैजिकल पावर के हिसाब से क्लासिफाई होते हैं, ई रैंक से लेकर एस रैंक तक। इंसानियत ने अगले कुछ साल तक इन नई ताकतों के साथ सर्वाइव किया, लेकिन उन्हें अभी भी डंजन्स क्लियर करने पड़ते हैं जो उनके सामने आते हैं। अगर वो इन्हें क्लियर नहीं करते तो उस डंजन में मैजिक एक्यूमुलेट हो जाती है और फिर से मॉन्स्टर्स को दुनिया में छोड़ दिया जाता है। 3 साल पहले एक पास के आइलैंड में एक एस रैंक डंजन था जो क्लियर नहीं हुआ और पूरा आइलैंड मॉन्स्टर्स से भर गया। हंटर्स ने उसे क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन एंड मॉन्स्टर्स ज्यादा ताकतवर निकले। अब हम कुछ लोगों को एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास देखते हैं। एक किम नाम का आदमी कॉफी ले रहा है और कॉफी शॉप वाला उसे आज के रेड के लिए गुड लक कहता है। एक और आदमी पार्क किम को दिखाई देता है। वो उसे बुलाता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। उसने तो हंटर की जॉब छोड़ दी थी। पार्क बताता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे पैसा कमाना है। किम कहता है कि पैसा कमाने के लिए रेड से अच्छा कोई और तरीका नहीं है। हालांकि पार्क को चिंता है क्योंकि उसके स्किल्स पहले से ही खराब थे और बहुत लंबे समय से रेड न करने की वजह से उसकी स्किल्स और खराब हो गई होंगी। अचानक सबका ध्यान जिनवो की तरफ जाता है जो अभी अभी आया है। जिनवो सबके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड है और किम भी उसे ग्रीट करता है और पूछता है कि क्या वो खाना खाकर आया है। जिनवो हाँ कहता है और आगे चल देता है। पार्क क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि क्या जिनवो एक स्ट्रॉन्ग हंटर है, क्योंकि सब उसे देखकर खुश लग रहे हैं। लेकिन किम हंसते हुए कहता है कि जब तुम रिटायर हो गए थे तब जिनवो ने ज्वाइन किया था। किम बताता है कि जिनवो का निकनेम है द वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड, पूरी मानव जाति का सबसे कमजोर हंटर। पार्क कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने सोचा था सबसे ताकतवर कुछ होगा। किम एक्सप्लेन करता है कि जिनवो एक ई रैंक हंटर है जो हमेशा चोट खाता है, यहाँ तक कि ई रैंक गेट्स में भी। इस वजह से लोग उसे सबसे कमजोर हंटर बोलते हैं। किम मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब जिनवो के आने से ये डंजन आसानी से क्लियर हो जाएगा, जिस पर पार्क कहता है कि जिनवो के बारे में बात करना बंद करो वरना वो सुन लेगा। लेकिन जिनवो सब सुन लेता है और रिएक्ट नहीं करता क्योंकि ये सब सच था। तभी जिनवो को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि वो फिर से चोट खा गया है। वो जूही को देखता है और उसे ग्रीट करता है, लेकिन वो पूछती है कि उसके फेस को क्या हुआ है। जिनवो बताता है कि उसने ई रैंक डंजन में जाकर भी चोट खाई थी और वो अकेला था जो घायल हुआ। जूही हैरान होती है, जिस पर जिनवो बताता है कि बाकी सब हायर रैंक थे इसलिए वो कोई हीलर साथ लेकर नहीं गए थे। जूही ये सुनकर गुस्सा होती है और कहती है कि सब लोग ओवर कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें कभी चोट नहीं लगेगी। लेकिन जिनवो मान लेता है कि ये उसकी गलती है क्योंकि वो कमजोर है और वैसे भी अब उसे चोट खाने की आदत पड़ गई है। फिर वो नोटिस करता है कि रेड करने का वक्त आ गया है और जूही को चलने के लिए कहता है। अब वो लोग सॉन्ग से मिलते हैं जो कि एक एक्सपीरियंस्ड हंटर है। वो उनसे पूछता है कि क्या वो इस बात से सहमत है अगर वो पार्टी लीडर बन जाए, क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट रैंक है। सब मान जाते हैं, सब तैयार होते हैं और वो गेट ओपन करते हैं और डंजन में एंटर करते हैं। अंदर जाते हुए किम जिनवो से कहता है कि वो उसके नजदीक रहे ताकि उसे चोट ना लगे। जिनवो अपनी नाइफ निकालता है और कहता है कि वो सिर्फ इसी इक्विपमेंट को अफोर्ड कर सकता था, लेकिन फिर भी वो आज अपना बेस्ट देगा और डंजन के अंदर चला जाता है। इसी दौरान हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अपने राइट हैंड से कहते हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट से मुलाकात की, जिन्होंने उनसे कहा कि वो डंजन ब्रेक्स से बचने की कोशिश करें, लेकिन उन्हें उस डंजन में मिलने वाले रिसोर्सेज उन्हें प्रोवाइड करने होंगे। उन्हें लगता है कि ये डिमांड्स जायज हैं क्योंकि उन रिसोर्सेज को बेचकर हंटर्स का घर चलता है। डंजन के अंदर जिनवो खून में लथपथ है और उसके हाथ में एक क्रिस्टल है। वो खुश है कि उसने एक कमजोर गॉब्लिन को हरा दिया, लेकिन जूही उसे सावधान रहने के लिए कहती है। तभी एक और गॉब्लिन उस पर हमला करता है, लेकिन जिनवो किसी तरह उसके हमले को रोकने में कामयाब रहता है। गॉब्लिन लगातार उस पर हमला करता है, लेकिन जिनवो हर हमले को डॉज कर लेता है। उसे हमला करने का एक मौका मिलता है और वो गॉब्लिन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ब्लेड टूट जाता है और गॉब्लिन तुरंत उसकी ब्लेड उसके पेट में घोंप देता है। जूही ये देखकर चिंता में आ जाती है, लेकिन पार्क आगे बढ़कर गॉब्लिन को हरा देता है। जिनवो अपने पेट से ब्लेड निकालता है और दर्द से कराहने लगता है। उसका काफी खून बह रहा था। पार्क जूही से कहता है कि वो जिनवो का इलाज करे जब तक वो आसपास के मॉन्स्टर्स को हराएगा। जूही जिनवो की मदद के लिए जल्दी पहुंचती है और अपनी हीलिंग स्किल्स का यूज करती है। हील होने के दौरान जिनवो देखता है कि सभी मॉन्स्टर्स को आसानी से हरा रहे हैं और वो हर बार की तरह बस घायल पड़ा है। दूसरी ओर प्रेसिडेंट को बताते हैं कि हाई रैंक मॉन्स्टर्स से मिलने वाले एसेंस स्टोन से ज्यादा ताकतवर वेपन्स बनाए जा सकते हैं जो हंटर्स को और ताकतवर मॉन्स्टर्स को हराने में मदद करते हैं। उन्हें डंजन से माना क्रिस्टल्स भी मिले हैं जिन्हें वेपन्स के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी इफेक्टिव नहीं होती। उनका राइट हैंड समझ नहीं पा रहा है कि गवर्नमेंट को इनकी जरूरत क्यों है। प्रेसिडेंट को समझाते हैं कि वो इसका यूज करके नए टाइप की एनर्जी बनाना चाहते हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी से सेफ हो और नॉर्मल एनर्जी सोर्सेज से ज्यादा एफिशिएंट हो, जो कम पोल्यूशन करे और एक क्लीन ग्रीन एनर्जी पैदा करे। लेकिन ये तभी होगा जब हंटर्स डंजन्स को क्लियर करेंगे। वापस डंजन में जिनवो हील हो चुका है और ग्रुप ने बॉस को भी हरा दिया है। जूही फिर से उसे हील करते हुए पूछती है कि वो हंटर बनने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। वो उसे समझाती है कि अगर वो इसी तरह ये काम बार बार करता रहेगा तो जल्द ही और बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। जिनवो माफी मांगता है, लेकिन जूही को उसकी माफी नहीं चाहिए, उसे बस उसकी फिक्र है। अब सॉन्ग सबको बताता है कि रेड लगभग खत्म हो गई है और सब अपने आइटम कलेक्शन
रिफ्लेक्शन के बारे में बात करने लगते हैं। जिनवो फिर अपने एसेंस स्टोन को देखता है और उसे खुद पर तरस आता है कि वो अपनी जान दांव पर लगा रहा है सिर्फ एक बेकार से स्टोन के लिए। तभी कोई और आदमी चिल्लाकर कहता है कि पास में एक और गुफा है। सब कंफ्यूज होते हैं, लेकिन सॉन्ग बताता है कि कभी कभी डबल डंजन्स भी होते हैं। कुछ लोग इसे अजीब समझते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये उनके रिवॉर्ड्स को और बढ़ा देगा। सॉन्ग ग्रुप से बात करता है और समझाता है कि गेट बंद नहीं होगा अगर वो दूसरे डंजन बॉस को नहीं हराएंगे। हालांकि उन्हें इस स्थिति के बारे में हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट करना चाहिए और उनके डिसीजन का इंतजार करना चाहिए, लेकिन फिर दूसरे हंटर्स आकर उनकी लूट का हिस्सा बांट लेंगे। सॉन्ग सबको वोट करने के लिए कहता है कि क्या वो इसके लिए जाएं या नहीं। 13 मेंबर्स हैं और उनमें से आधे हाँ वोट करते हैं, जबकि बाकी ना कहते हैं। अब जिनवो के आखिरी वोट से इस ग्रुप का फेट तय होना है। जिनवो खुद से सोचता है कि ये डंजन उसके लिए ज्यादा डेंजरस है, लेकिन वो मजबूर है। उसे अपनी बहन को कॉलेज भेजना है, उसे अपनी मॉम के इलाज की फीस भी देनी है, इसलिए अपने परिवार को बचाने के लिए वो हाँ कहने का फैसला करता है। इस दौरान हम देखते हैं कि कुछ लोग हंटर अवेकनिंग एग्जामिनेशन के लिए हंटर एसोसिएशन में आए हैं। एक आदमी अपने हाथ को एक ब्लैक क्रिस्टल पर रखता है और उसकी पावर मापी जाती है। हमें आगे पता चलता है कि कई तरह के ग्रुप्स होते हैं जो गिल्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। ये उन हंटर्स को शामिल करते हैं जो पोटेंशियल रखते हैं और उन्हें ट्रेन करते हैं डंजन रेड्स के लिए। हालांकि देश की सबसे ताकतवर हंटर को चाहाई के नाम से जाना जाता है, जो गिल्ड की वाइस लीडर और एक एस रैंक हंटर है। अब वापस डंजन में कुछ मेंबर्स को लगता है कि वो गुफा की ज्यादा गहराई में जा रहे हैं। वो 40 मिनट से बस चल ही रहे हैं और बॉस को हराने के बाद सिर्फ 1 आवर तक गेट खुला रहेगा, जिसका मतलब है उनके पास सिर्फ 20 मिनट्स का समय बचा है। जिनवो इस दौरान जूही से माफी मांगता है, जिस पर जूही पूछती है कि वो क्यों माफी मांग रहा है। जिनवो बताता है कि उसके वोट की वजह से उसे मजबूरी में उनके साथ दूसरे बॉस को हराने जाना पड़ रहा है। जूही कहती है कि वो ठीक है और उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनवो इंसिस्ट करता है और पूछता है कि क्या वो सच में ठीक है। जूही गुस्से में कहती है कि वो गुस्से में है। वो उस पर चिल्लाती है और पूछती है क्या तुम एक साइको हो। जूही कहती है कि अगर वो चाकू थोड़ा और ऊपर लगा होता तो वो अब तक मर चुका होता, और इतना ही नहीं, उसकी बी रैंक हीलिंग स्किल्स बड़ी मुश्किल से उसके हाथ और पैर को हील कर पाई है। वो उसे लापरवाह कहती है और पूछती है कि उसने यहाँ आने के लिए हाँ क्यों कहा, क्या तुम्हारे सिर पर चोट लगी है। जिन वो माफी मांगता है और खुद से सोचता है कि अगर जूही एक बी रैंक हीलर नहीं होती तो वो अब तक जिंदा नहीं होता। जूही पूछती है क्या तुम सच में माफी मांग रहे हो, और जिन वो हाँ कहता है। तभी जूही फ्लर्ट करने लगती है और कहती है कि उसे एक डिनर डेट के साथ माफी मांगनी चाहिए। जिन वो कंफ्यूज हो जाता है, जिस पर जूही गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि क्या वो उसके साथ समय बिताना नहीं चाहता। जिन वो ब्लश करता है और कहता है कि वो उसकी लीग से बाहर है, लेकिन वो उसे पसंद करता है। तभी कोई चिल्लाता है कि वो बॉस रूम पहुंच गए हैं। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसे कमरे में दरवाजा नहीं देखा। किम दरवाजे की तरफ बढ़ता है। इस बीच जिन्होंने हंटर एग्जामिनेशन पास किया था वो हंटर एसोसिएशन के वीडियो में प्रेसिडेंट गो को देख रहे हैं। प्रेसिडेंट गो समझाते हैं कि उन्हें सर्वाइव करने के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए और उन्हें कभी भी घमंडी या लापरवाह नहीं होना चाहिए। अब वो दरवाजा खोलते हैं और कमरे के अंदर जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं कमरे के चारों तरफ माशाले जलने लगती हैं। कुछ लोग चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा कमरा नहीं देखा। ग्रुप के मेंबर्स कई सारे स्टैचूज को घूरने लगते हैं। जिन वो देखता है कि सामने सबसे बड़ा स्टैचू है। तभी उन्हें कुछ अजीब लगने लगता है कि इस कमरे के अंदर कोई भी मॉन्स्टर्स नहीं है। सॉन्ग फर्श की तरफ देखता है और उसे एक मैजिक सर्कल दिखाई देता है। किम उसे बुलाता है और कहता है कि यहाँ एक स्टैचू पर कुछ लिखा है। सब वहाँ जाते हैं और उस बड़ी सी एंशिएंट स्क्रिप्ट को देखने लगते हैं। सॉन्ग ऊंची आवाज में पढ़ता है और बताता है कि ये कार्टिनॉन टेम्पल के कमांडमेंट्स हैं। वर्शिप द गॉड, प्रेज द गॉड, प्रूव योर फेथ टू गॉड। जो इनका पालन नहीं करेगा वो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। जूही डर गई है। वो जिनवो को बुलाती है और कहती है कि उसने उस जायंट स्टैचू की आंखों को हिलते हुए देखा। वो हमें देख रही थी। जिनवो कंफ्यूज्ड है और कहता है कि उसे शायद भ्रम हुआ होगा। तभी दरवाजा बंद हो जाता है। सब घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं वो यहाँ ट्रैप तो नहीं हो गए। तभी एक मेंबर दरवाजे की तरफ जाता है और कहता है हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जैसे ही वो दरवाजे को छूता है अचानक से स्टैचू मूव करता है और उसका सर काट देता है। सब शॉक हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। जिन वो ये सोचकर सदमे में चला जाता है कि जो आदमी मारा गया वो डी रैंक था और वो आदमी उससे बहुत ज्यादा ताकतवर था। स्टैचू वापस अपनी जगह पर आ जाता है, लेकिन जिन वो अभी भी सदमे में है क्योंकि वो आदमी एक ही पल में मारा गया। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि इस डी रैंक डंजन में इस तरह का मैजिकल बीस्ट कैसे हो सकता है। जिन वो फिर बड़े स्टैचू को गौर से देखता है और उसकी आंखों को ध्यान से देखता है। तभी उसे लगता है कि वो आंखें उसे देख रही हैं। इस जिंदगी और मौत के बीच के लम्हे में जिन वो को अपनी लाइफ फ्लैशबैक्स दिखने लगते हैं। अपनी पहली रेड में जब वो अपनी टीम से अलग हो गया था तभी रैंक मॉन्स्टर्स ने उसे घायल कर दिया था। इसके बाद वो कई हफ्तों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। बाद में वो एक मेज में फंस गया था जहाँ से वो मरते मरते बचा। वो बताता है कि हंटर्स एसेंस स्टोन से कमाए हुए पैसों से ताकतवर वेपन्स खरीदते हैं, लेकिन उसके पास हमेशा सस्ती नाइफ खरीदने के ही पैसे होते थे। अगर उसका चाकू टूट जाता तो उसे मॉन्स्टर्स से अपने हाथों से लड़ना पड़ता। उसके पास कपड़ों के लिए भी पैसे नहीं थे। बाकी हंटर्स उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। जिन वो वापस प्रेजेंट में आता है और चिल्लाकर सबको नीचे झुकने को कहता है। स्टैट्यू अपनी आंखों से एक लेजर बीम छोड़ता है और कई हंटर्स को मार डालता है। जो बच जाते हैं वो इस सीन को देखकर भयभीत हो जाते हैं और डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। जिन वो जूही को बचा
बचा लेता है, लेकिन वो बुरी तरह घबराई हुई है। जिन वो इधर उधर देखता है और सोचता है कि ये सब कैसे हुआ। उसे पता है कि वो फंस गए हैं और अब वो बुरी तरह डरने लगता है क्योंकि उसे यकीन है कि वो सब अब मरने वाले हैं। सब लोग बुरी तरह घबराए हुए थे। सॉन्ग चिल्लाते हुए कहता है, अगर हम अपनी जगह से हिले तो ये स्टैचू फिर से हम पर हमला कर देगा। फिर सॉन्ग जिनवो से कहता है, अगर तुम उस स्टैचू की हरकत को नोटिस नहीं करते तो अब तक हम सब मर चुके होते। जिनवो ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। सॉन्ग उससे पूछता है, तुमने हमें इसलिए झुकने को कहा क्योंकि तुम्हें पहले से पता था। जिनवो जवाब देता है, ये मेरी गट फीलिंग थी, मैंने खतरे को सेंस कर लिया था। तभी जिनवो चौंक जाता है जब वो देखता है कि सॉन्ग का एक हाथ कट चुका है और वहां से खून बह रहा है। सॉन्ग उसे ब्लीडिंग रोकने में मदद मांगता है और जिनवो उसकी पट्टी बांधने लगता है। सॉन्ग कहता है, ऐसे हालात में मुझे जूही से मदद मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो मेंटली काफी कमजोर है। इसी वजह से बी रैंक होने के बावजूद वो हमेशा सिंपल रेड्स में ही जाती थी। वो आगे कहता है, मैंने कई बी रैंक मिशंस में हिस्सा लिया है, लेकिन ये चीज ए रैंक या एस रैंक लेवल की है। सॉन्ग अब उस स्टोन की तरफ इशारा करता है और कहता है, इस पर कार्टिनन टेम्पल की कमांडमेंट्स लिखी हुई हैं। वर्शिप द गॉड, प्रेज द गॉड, प्रूव योर फेथ टू गॉड। और जो इनका पालन नहीं करेगा वो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। जिन वो थोड़ा सोचते हुए कहता है, क्या ये स्टैच्यू ही वो गॉड है जिसके बारे में लिखा गया है। दूसरे सीन में हम एक स्कूल देखते हैं। जीना अपनी क्लास में बैठी है। उसकी क्लासमेट उससे पूछती है, क्या तुम्हारा भाई एक हंटर है। जीना हल्की आवाज में कहती है, हाँ, लेकिन वो सिर्फ एक ई रैंक हंटर है जो हर बार घायल होकर वापस आता है। उसकी क्लासमेट मन ही मन सोचती है, अगर मैं उसकी जगह हंटर होती तो मेरा ऐसा हाल कभी नहीं होता। डंजन में एक हंटर अचानक बोलता है, मैं यहाँ खड़े खड़े अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकता। मैं ऐसी जगह मरना नहीं चाहता। मुझे अपनी स्पीड पर भरोसा है, मैं इससे पहले निकल सकता हूँ। वो तेजी से दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचता है, स्टैचू का हमला उसे पल भर में खत्म कर देता है। जिन वो ये सब देखता है और सोचता है, ये हमें चाहे पल भर में मार सकता है, लेकिन ये उन मैजिकल बीस्ट जैसा नहीं है जो ब्लाइंडली अटैक करते हैं। अचानक जिनवो के दिमाग में एक थॉट आता है। वो सॉन्ग की तरफ मुड़ता है और पहली कमांडमेंट के बारे में पूछता है। सॉन्ग जवाब देता है, पहली कमांडमेंट है वर्शिप द गॉड। जिनवो समझ जाता है कि ये डंजन अपने खुद के रूल्स के हिसाब से काम करता है। वो धीरे धीरे खड़ा होता है। जैसे ही स्टैट्यू अपनी लेजर बीम छोड़ने के लिए तैयार होता है, जिनवो तुरंत झुक जाता है। स्टैट्यू वहीं रुक जाता है। जिनवो अब सबको घुटनों के बल बैठने के लिए कहता है। सब कंफ्यूज होते हैं और सॉन्ग उससे पूछता है, क्या तुम्हें कुछ पता चला है। जिनवो जवाब देता है, अगर हमारा सिर एक सर्टेन हाइट तक झुका रहेगा तो ये स्टैच्यू हम पर हमला नहीं करेगा। शायद यही पहली कमांडमेंट का मतलब है। अब सभी लोग उस स्टैच्यू के सामने अपना सिर झुकाकर घुटनों के बल बैठ जाते हैं। ये देखकर वो स्टैच्यू एक भयानक स्माइल करने लगता है। पार्क खड़ा होता है और सबको खुशी से बताने लगता है, देखो स्टैच्यू अब हम पर हमला नहीं कर रहा। सबकी जान में जान आती है और सारे हंटर्स खड़े हो जाते हैं, लेकिन जिनवो को अभी भी लग रहा है कि ये सब खत्म नहीं हुआ है। तभी अचानक वो स्टैच्यू खड़ा हो जाता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। सबकी सांसें अटक जाती हैं। सॉन्ग घबराते हुए जिनवो से पूछता है, हमें अब आगे क्या करना चाहिए। जिनवो घबराते हुए कहता है, दूसरी कमांडमेंट प्रेज द गॉड है, हमें पता लगाना होगा कि इसे कैसे करना है। तभी उनमें से एक हंटर कहता है, मैंने एथनोलॉजी पढ़ी है, मुझे कुछ तरीके पता है। वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है। गॉड स्टैट्यू उसके सामने रुकता है, लेकिन फिर एक भयानक स्माइल के साथ उसे अपने पैरों से कुचल देता है। ये देखकर बाकी लोगों की चीखें निकल जाती हैं। पार्क और किम स्टैच्यू को अपनी तरफ बढ़ते देख भागने लगते हैं, लेकिन एक हंटर डर के मारे वहीं बैठ जाता है और अगले ही पल गॉड स्टैच्यू उसे भी कुचल देता है। जिनवो जूही को लेकर वहां से भागने लगता है। पार्क भागते हुए सोचता है, मैं यहाँ इस तरह नहीं मर सकता, बाहर मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है। वो एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे खड़ा एक और स्टैच्यू उसे मार डालता है। जिनवो सोचता है, इस शैतान जैसे दिखने वाले गॉड स्टैच्यू को प्रेज करने का तरीका आखिर क्या हो सकता है, और मैं जूही को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। उसे जल्दी से किसी क्लू का पता लगाना होगा। वो हर स्टैच्यू को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है। तभी एक और हंटर मारा जाता है। जिनवो की नजर एक स्टैच्यू पर जाती है जिसके पास एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। वो सबको उन स्टैच्यूज की तरफ जाने के लिए कहता है जिनके पास कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। सॉन्ग भागते हुए ऐसे ही एक स्टैच्यू के पास पहुंचता है और देखता है कि वो स्टैच्यू अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। वो बाकी लोगों को चिल्लाकर बताता है, जो स्टैच्यूज म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं वो हमला नहीं कर रहे। किम भागते हुए एक इंस्ट्रूमेंट स्टैच्यू के पास पहुंचता है और अपनी जान बचने पर रोने लगता है। जिनवो भी जूही को लेकर एक इंस्ट्रूमेंट स्टैच्यू के पास पहुंच जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि दो लोग एक ही जगह खड़े होने की वजह से वो स्टैच्यू अपना इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा रहा। जिनवो जूही को सुरक्षित वहीं छोड़कर दूसरी जगह भागता है, लेकिन तभी गॉड स्टैच्यू की नजर जिनवो पर पड़ जाती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जिनवो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट स्टैच्यू ढूंढ लेता है, लेकिन तभी गॉड स्टैच्यू का पैर उसकी तरफ आता है। जिनवो सही समय पर कूदकर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि वो गलत स्टैच्यू की तरफ कूद चुका है। पीछे से एक स्टैच्यू उस पर हमला करता है। जिनवो हार नहीं मानता और घसीटते हुए आगे बढ़ता है। जैसे ही गॉड स्टैच्यू उसे कुचलने वाला होता है, तभी संगीत बजने लगता है और जिनवो सुरक्षित इंस्ट्रूमेंट स्टैच्यू के पास पहुंच जाता है। गॉड स्टैच्यू वापस अपनी जगह पर बैठ जाता है। जूही दौड़ती हुई जिनवो के पास आती है, लेकिन ये देखकर चौंक जाती है कि जिनवो की एक टांग कटकर अलग हो चुकी है। जूही अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे हील करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका माना पहले ही खत्म हो चुका है। अब किम गुस्से में सारा दोष सॉन्ग पर डालता है और चिल्लाता है, तुम इस ग्रुप के लीडर हो, तुम्हारे गलत फैसलों की वजह से हमारी ये हालत हुई है। अचानक गॉड स्टैच्यू अपना हाथ ऊपर उठाता है और मैजिकल सर्कल से
एक पत्थर की टेबल बाहर निकलती है। सारे हंटर्स ये देखकर चौंक जाते हैं और सोचते हैं आखिर ये क्या चीज है। जिन वो धीरे से कहता है ये एक ऑल्टर है, यानी ऐसी टेबल जिसमें गॉड को चढ़ावे की चीजें रखी जाती हैं। अक्सर इनमें या तो कोई खजाना रखा जाता है या फिर बलिदान चढ़ाया जाता है। और तीसरी कमांडमेंट में यही लिखा है, प्रूव योर फेथ टू गॉड। सॉन्ग कहता है इसका मतलब हमें यहाँ किसी का सैक्रिफाइस देना होगा। तभी किम अपनी सोर्ड सॉन्ग की गर्दन पर रखकर कहता है तुम्हें लीडर के तौर पर जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से कई जाने गई हैं। सॉन्ग अपने सैक्रिफाइस के लिए तैयार हो जाता है और मैजिक सर्कल की तरफ बढ़ने लगता है। जिन वो सोचता है इसमें सॉन्ग की कोई गलती नहीं है, हम सबने वोट करके यहाँ आने का फैसला लिया था। जैसे ही सॉन्ग सर्कल के अंदर कदम रखता है वहाँ एक येलो फ्लेम जलने लगती है। सब लोग हैरान होते हैं कि ये क्या हो रहा है। सॉन्ग जिनवो से पूछता है अब मुझे आगे क्या करना है। जिनवो को समझ नहीं पाता और अपने बाकी हंटर्स से मदद मांगते हुए कहता है मुझे ऑल्टर के पास से जांच करनी होगी, क्या तुम लोग मुझे वहां तक ले जा सकते हो। दो हंटर्स जिनवो को उठाकर सर्कल के अंदर ले जाते हैं। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं 3 और येलो फ्लेम्स जलने लगती हैं। सॉन्ग फिर पूछता है तुम्हें कुछ समझ आया। जिनवो जवाब देता है अभी तक तो नहीं। फिर जिनवो पूछता है अगर हम यहाँ इंतजार करेंगे तो क्या कोई हमें बचाने आएगा। सॉन्ग कहता है गेट सिर्फ एक हफ्ते तक खुले रहते हैं, हो सकता है कोई हमें बचाने आ जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये स्टैच्यू हम पर दोबारा हमला कर देगा। जिनवो सोचता है अगर गेट 7 दिन से ज्यादा खुले रहे तो डंजन ब्रेक शुरू हो जाएगा, तब मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में आना शुरू कर देंगे। रेड्स का असली मकसद डंजन बॉस को हराकर गेट्स को सही समय पर बंद करना है। अगर हम फेल हो गए तो ये शैतान जैसा स्टैच्यू हमारी दुनिया में एंट्री कर सकता है। दूसरी तरफ जीना हॉस्पिटल जाती है। वहाँ एक नर्स उसे देखकर खुश होती है और कहती है तुम हर दिन अपनी मॉम से मिलने आती हो, ये बहुत प्यारी बात है। वापस डंजन में जिनवो किम और जूही को सर्कल के अंदर आने को कहता है। जैसे ही वो अंदर आते हैं 2 और येलो फ्लेम्स जल जाती हैं। अचानक ऑल्टर से बिजली निकलती है जिससे सर्कल चारों ओर से ब्लू फ्लेम्स से घिर जाता है। सभी देखते हैं कि दरवाजा खुल चुका है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते सारे स्टैच्यूज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। सब घबरा जाते हैं। जिन वो नोटिस करता है कि जब वो स्टैच्यूज की तरफ घूरते हैं उनकी मूवमेंट रुक जाती है। वो सबको कहता है उनकी तरफ घूरते रहो, जब तक तुम उन्हें देखते रहोगे वो हिलेंगे नहीं। सब ऐसा ही करते हैं, लेकिन एक हंटर घबरा जाती है और तुरंत भाग निकलती है। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो गेट से आसानी से बाहर निकल जाती है। जिन वो सोचता है आखिर ये हो क्या रहा है। ब्लू फ्लेम्स धीरे धीरे बुझ रही हैं, लेकिन येलो फ्लेम्स तब बुझती हैं जब कोई यहाँ से बाहर निकलता है। क्या ये एक ट्रैप है या फिर ये शायद हमारे फेथ का टेस्ट ले रहा है। तभी एक और हंटर डर जाता है और जिनवो को धक्का देकर भाग जाता है। जिनवो बाकी लोगों से कहता है कोई हिलने की कोशिश मत करना, अगर कोई और यहाँ से गया तो ये स्टैच्यूज हम पर हमला कर देंगे। जब तक हम इन स्टैच्यूज को घूरते रहेंगे हम सेफ हैं। ये ब्लू फ्लेम्स एक टाइमर है, जब ये सारी बुझ जाएंगी तभी हम यहाँ से निकल सकते हैं। किम कहता है क्या ऐसा कोई चांस है कि ये सारी फ्लेम्स बुझ जाएं? क्या हम हमेशा के लिए यहाँ फंसे रहेंगे? सच कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारा सबसे कमजोर हंटर जिनवो यहाँ तक पहुँच पाएगा, लेकिन उसी की वजह से हम अभी तक जिंदा हैं। किम रोने लगता है और कहता है मैं अभी मर नहीं सकता, मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है, मैं ये सब और नहीं झेल सकता। वो माफी मांगता है और भागने लगता है। जिनवो ये देखकर रोने लगता है। वो देखता है कि स्टैच्यूज उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और वो किसी भी हालत में सरवाइव करना चाहता है। तभी सॉन्ग कहता है शायद दरवाजा तब तक खुला रहेगा जब तक कोई एक यहाँ रुका रहेगा। तुम दोनों के पास अभी लंबी जिंदगी बाकी है। सॉन्ग कहता है जूही तुम्हें जिनवो का ख्याल रखना होगा। अचानक जूही चिल्लाती है और कहती है मेरे पैरों में अब बिल्कुल भी जान नहीं बची है। सॉन्ग कहता है ये शायद इसलिए हुआ क्योंकि तुमने जिनवो को ज्यादा हील किया है। जिनवो चिल्लाते हुए सॉन्ग से कहता है तुम जूही को लेकर यहाँ से तुरंत निकल जाओ, हमारे पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। जूही जाने से मना करती है, लेकिन जिनवो कहता है मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा। वो उसे एक क्रिस्टल स्टोन देता है और कहता है इससे अपने लिए डिनर खरीद लेना, जब मैं यहाँ से वापस लौटूंगा तो तुमसे चेंज जरूर लूंगा। जूही रोने लगती है। तभी सॉन्ग जूही को बेहोश कर देता है और उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। जिनवो सोचता है अच्छा हुआ मैं ही यहाँ आखिरी में मरने के लिए बचा हूँ। अगर मुझे पता होता कि मैं एक दिन इस तरह मरूंगा तो मैं पहले ही एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता। अब सारे स्टैच्यूज उसके सामने खड़े हो जाते हैं। जिनवो नीचे पड़ी सोर्ड उठाता है और फैसला करता है कि वो इनमें से एक को जरूर मारकर मरेगा। स्टैच्यूज उस पर हमला करते हैं और वो दूर जा गिरता है। एक और स्टैच्यू उस पर हमला करता है और इस बार उसका हाथ कटकर अलग हो जाता है। जिनवो चिल्लाता है मैं भी ताकतवर बनना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। कई हमलों के बावजूद वो मुश्किल से जिंदा बचा है, लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी है। अब एक स्टैच्यू उसके कंधे में भाला घोंप देता है। जिनवो उन लोगों को याद करता है जिन्होंने उसे धोखा दिया था, ये कहकर कि उनकी फैमिली उनका इंतजार कर रही है, लेकिन वो सब स्वार्थी थे। मेरा भी परिवार है, मैं भी लौट कर जाना चाहता था, उनकी देखभाल करना चाहता था। आखिरकार स्टैच्यू उसे उठाकर ऑल्टर पर पटक देता है। जैसे ही स्टैच्यू उस पर आखिरी वार करने वाला होता है जिनवो रोने लगता है और सोचता है मैं मरना नहीं चाहता, काश मुझे एक और मौका मिल पाता। जैसे ही स्टैच्यू उसे मारने वाला होता है उसी पल आखिरी ब्लू फ्लेम बुझ जाती है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसके सामने आता है, करेज ऑफ द वीक। इसके नीचे लिखा होता है आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाइड हैं, आपका दिल अगले 0.2 सेकंड्स में रुक जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो प्लेयर बनने के लिए यस बटन दबाएं। जिनवो बिना वक्त गवाए यस बटन दबा देता है। अचानक जिनवो की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं। वो नोटिस करता है कि उसका हाथ बिल्कुल सही है। फिर वो चादर खींचकर चेक करता है और देखता है कि उसकी टांग भी सही सलामत है। उसे याद आता है कि उसके सीने में चाकू मारा गया था, लेकिन कहीं भी कोई निशान नहीं दिख रहा। उसे लगता है कि ये सब एक सपना
सपना था। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है और 2 लोग अंदर आते हैं। उनमें से एक व्यक्ति जो इम्प्रेस्ड है कि जिन वो जाग चुका है अपना परिचय देता है। वो कहता है, मेरा नाम वो जिनचुल है, मैं हंटर्स एसोसिएशन की सर्वेलेंस टीम का मैनेजर हूँ। जिन वो सोचता है कि इन्हें उससे क्या चाहिए। जिनचुल बताता है कि जिन वो 3 दिन से बेहोश पड़ा था। जिन वो ये सुनकर हैरान हो जाता है और जूही और सॉन्ग के बारे में पूछता है। जिनचुल जवाब देता है, दोनों ठीक हैं, लेकिन सॉन्ग ने अपना हाथ खो दिया है, अब वो एक हंटर के रूप में काम नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर जूही अभी भी सदमे में है और उसकी अभी भी मेंटल थेरेपी चल रही है, शायद वो भी अब हंटर के रूप में काम नहीं करेगी। जिन वो उस घटना को याद करने लगता है। जिनचुल बताता है, सिर्फ 6 लोग उस डंजन से बच पाए हैं। हंटर का काम तो खतरनाक होता है, लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं। जिनचुल आगे कहता है, कुछ तो अजीब था। सर्वाइवर्स द्वारा अलर्ट किए जाने पर व्हाइट टाइगर गिल्ड वहां पहुंची थी, लेकिन उन्हें वहां कोई डबल डंजन का दरवाजा नहीं मिला। बस उन्होंने तुम्हें जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ पाया। जब उन्होंने जांच की तो उन्हें वहां टेंपल या स्टैच्यूज का कोई भी सबूत नहीं मिला, जैसा सबने बताया था। जिनवो और जिनचुल को ये सब इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन सभी सर्वाइवर्स एक ही बात कह रहे हैं, मरने वालों की लाशें भी मिली हैं, इसलिए हंटर एसोसिएशन उनके ग्रुप पर शक नहीं कर सकता। फिर जिनचुल बताता है, हमें शक है कि तुमने दूसरी अवेकनिंग एक्सपीरियंस की है। जिनवो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और याद करता है कि उसे सिखाया गया था कि एक हंटर की पावर्स उसकी पहली अवेकनिंग में ही तय हो जाती हैं और वो फिर कभी नहीं बदलती। लेकिन रेयर केसेस में कोई हंटर दूसरी अवेकनिंग से गुजरता है और लो रैंक से ए या एस रैंक तक पहुंच सकता है। जिनवो अपनी दूसरी अवेकनिंग की पॉसिबिलिटी को लेकर एक्साइटेड होता है, लेकिन इसे छुपाने की कोशिश करता है। फिर जिनचुल और उनकी टीम एक गैजेट निकालते हैं और जिनवो से उसकी पावर्स मापने के लिए अपना हाथ उस गैजेट पर रखने को कहते हैं। जिनवो मुस्कुराते हुए सोचता है कि शायद ये उसका लकी डे है। वो अपना हाथ गैजेट पर रखता है। दूसरी ओर जिनचुल सोचता है कि जिनवो का इतने खतरनाक डंजन से बचकर आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक कमजोर हंटर है। लेकिन क्योंकि उन्हें वहाँ किसी मॉन्स्टर का सबूत नहीं मिला, जिनचुल को लगता है कि शायद जिनवो अब ए या एस रैंक बन गया हो। पर जैसे ही गैजेट का रिजल्ट आता है, सब हैरान हो जाते हैं। जिनवो का स्कोर सिर्फ 10 होता है। जिनवो अपने रिजल्ट जानने को लेकर और भी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जिनचुल माफी मांगते हुए कहता है, मुझसे गलती हो गई है। वे वहाँ से चले जाते हैं। जिनचुल का असिस्टेंट कहता है, दूसरे ई रैंक हंटर्स भी आमतौर पर 70 या उससे ज्यादा स्कोर कर लेते हैं, पर ये आम नागरिक से भी ज्यादा कमजोर है। जिनचुल सोचता है कि वो उस डंजन की जांच नहीं कर सकते, क्योंकि वो अब गायब हो चुका है, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि जिनवो वहाँ से कैसे बचा। इस बीच जिनवो उदास महसूस कर रहा है और हैरान है कि उन लोगों ने उससे उसके सामने वाली स्क्रीन के बारे में क्यों नहीं पूछा। उस स्क्रीन पर उसे अनरेड मैसेजेस का नोटिफिकेशन दिख रहा है। उसे लगता है कि शायद वो ही अकेला है जो इसे देख सकता है। जब वो स्क्रीन पर क्लिक करता है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। अचानक जिनवो को याद आता है कि जब वो मरने वाला था तब स्क्रीन ने दिखाया था कि उसने करेज ऑफ द वीक नामक सीक्रेट क्वेस्ट पूरी कर ली है। तभी अचानक जीना कमरे में आ जाती है और उसे डांटने लगती है। वो कहती है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए था, तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारे लिए कितनी वरीड थी। जिनवो माफी मांगता है, लेकिन जीना शिकायत करती रहती है, तुम हमेशा हॉस्पिटल में ही क्यों पहुंचते हो, बाकी लोग तो ठीक रहते हैं। जिनवो मुस्कुराता है, लेकिन जीना उसे डांटना बंद नहीं करती। वो धमकी देती है, अगर फिर ऐसा हुआ तो मैं स्कूल छोड़ दूंगी और नौकरी ढूंढूंगी ताकि तुम हंटर का काम छोड़ सको। जिनवो फिर से माफी मांगता है और पूछता है, क्या तुम ये विंडो स्क्रीन देख सकती हो। जीना कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिनवो एक बार फिर माफी मांगता है और फिर उससे गेम्स के बारे में पूछने लगता है ताकि वो जान सके कि वो अनरेड मैसेजेस कैसे पढ़ सकता है। लेकिन जीना उसे पागल समझती है और कहती है, तुम्हें एक और मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। इस पर जिनवो कहता है, तुम पहले बहुत सारे गेम्स खेला करती थी। जीना हार मान लेती है और कहती है, तुम अपने मैसेज बॉक्स को खोलकर उन्हें पढ़ सकते हो। जिनवो उन शब्दों को दोहराता है और अचानक मैसेज बॉक्स खुल जाता है। उसे दिखाई देता है कि उसके पास एक डेली क्वेस्ट है जिसका नाम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। वो थोड़ा सोचता है और उसे याद आता है कि ये प्लेयर शब्द पहले भी आया था। जीना अब वहाँ से चली जाती है। इस बीच जिनवो स्क्रीन पर दिखाए गए सिस्टम के बारे में सब कुछ पढ़ने लगता है। ये सिस्टम उसकी ग्रोथ में मदद करेगा, लेकिन अगर वो सिस्टम के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता तो उसे एक पेनल्टी मिलेगी। फिर उसे एक स्क्रीन नोटिफिकेशन दिखाई देती है जिसमें लिखा होता है कि उसके रिवॉर्ड्स आ गए हैं। वो कंफ्यूज्ड हो जाता है। इसके बाद वो अपनी डेली क्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और देखता है कि उसे 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और फिर 10 किलोमीटर दौड़ना है। अगर वो इसे पूरा नहीं करता तो उसे सजा मिलेगी। जिनवो हंसता है और कहता है, हॉस्पिटल में रहते हुए ये सब करना मुश्किल है। वो लेट जाता है और झपकी लेने लगता है। इस बीच जिनचुल अपनी कार में है और अपने बॉस से फोन पर बात कर रहा है। वो कहता है जिनवो की सेकंड अवेकनिंग नहीं हुई है। बॉस इस बात से खुश है कि मॉन्स्टर्स डंजन से बाहर नहीं आए, लेकिन ये सब अभी भी काफी कंफ्यूजिंग है। इसलिए बॉस कहता है इसे स्पेशल कैटेगरी केस में डालकर डेटाबेस में स्टोर कर दो। दूसरी तरफ गिल्ड बिल्डिंग में गिल्ड लीडर अपनी सबसे पावरफुल मेंबर चा से कहता है कि वो एक बी रैंक डंजन में इंस्ट्रक्टर के रूप में हिस्सा ले। चा हैरान हो जाती है क्योंकि वो एक एस रैंक हंटर है। लीडर समझाता है, ये रेड हमारे नए मेंबर्स के लिए एक टेस्ट और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा। चा झिझकते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छी मेंटोर बन सकती हूँ। लीडर जवाब देता है, तुम्हें बस मॉन्स्टर्स से लड़ना है जैसे तुम हमेशा करती हो, बाकी सब लोग तुम्हें देखकर सीख जाएंगे। वो थोड़ी झिझक दिखाती है, लेकिन लीडर उसे समझाता है, हमारी गिल्ड देश की टॉप 5 में है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर हम कहीं नहीं दिखते। हमें अपनी रैंकिंग्स में सुधार नहीं करना, लेकिन हमारा टीम वर्क
अब जरूर बेहतर हो सकता है। कुछ घंटों बाद सड़क के बीच अचानक एक गेट अपीयर हो जाता है। सब लोग सोचते हैं कि हंटर्स इसे कब संभालने आएंगे। वहीं हॉस्पिटल में जिन वो अभी भी गहरी नींद में सो रहा है। तभी उसकी डेली क्वेस्ट टाइमर खत्म हो जाती है और उसे वार्निंग मिलती है कि वो फेल हो गया है। अचानक जमीन हिलने लगती है और जिन वो बिस्तर से गिर जाता है। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो खुद को रेगिस्तान के बीचों बीच पाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो सोचता है शायद ये एक सपना है। तभी उसके पीछे एक बड़ा सा सेंटीपीड खड़ा होता है। अचानक स्क्रीन उसके सामने दिखाई देती है जिसमें लिखा होता है कि उसे अगले 4 घंटे तक सरवाइव करना है। जिन वो बुरी तरह घबरा जाता है और जान बचाने के लिए भागने लगता है। उसी दौरान नर्सें उसके कमरे को चेक करती हैं और देखती हैं कि वो वहाँ नहीं है। जिन वो उस बड़े सेंटीपीड से बचने की पूरी कोशिश करता है लेकिन कई और सेंटीपीड्स निकल आते हैं। वो लगातार 2 घंटे से भाग रहा है जबकि नर्सें उसे हर जगह ढूंढ रही हैं। आखिरी समय में जिन वो पूरे 4 घंटे तक भागने में कामयाब हो जाता है और वापस अपने हॉस्पिटल के कमरे में लौट आता है। सिस्टम अलर्ट दिखाता है कि उसने अपना पेनल्टी क्वेस्ट पूरा कर लिया है लेकिन अपना रिवॉर्ड देखने से पहले वो थक कर बेहोश हो जाता है। तभी नर्सेस फिर से उसके कमरे में आती हैं और ये देखकर शॉक हो जाती हैं कि वो यहीं पर है। अगली सुबह जिन वो अपने आलस को छोड़कर बेड से उठ जाता है। वो अपनी बहन जीना को फोन करता है और कहता है कि मैं जल्द ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाऊंगा। कॉल काटने के बाद वो उठकर अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा करना शुरू करता है। कुछ दिनों बाद जूही को एक कॉल आता है जिसमें उसे एक डी रैंक डंजन में शामिल होने के लिए बुलाया जाता है। वो सोचती है कि उसे ये काम रिजेक्ट कर देना चाहिए और उनसे माफी मांगनी चाहिए। तभी फोन पर वो आदमी कहता है मैंने सुना है कि जिन वो जाग चुका है। ये सुनकर जूही खुश हो जाती है और उससे मिलने का फैसला करती है। हॉस्पिटल पहुंचने पर जूही नर्सों की बातें सुनती है। नर्सेस शिकायत कर रही होती हैं। इस हालत में भी वो दौड़ रहा है और एक्सरसाइज कर रहा है। उन्हें लगता है कि हंटर्स आम लोगों की तुलना में जल्दी ठीक हो जाते हैं लेकिन वो ये भी कहती हैं ये लड़का तो पागल है जो इस हालत में भी ये सब कर रहा है। जूही खिड़की से देखती है। वो देखती है कि जिन वो रनिंग कर रहा है। जिन वो थोड़ा सा ब्रेक लेता है और इस सिचुएशन के बारे में सोचता है। अब 4 दिन हो चुके हैं जब से मुझे ये विंडो सिस्टम दिखने लगा है। हर बार जब वो क्वेस्ट को पूरा करता है उसे 3 टाइप के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। वो फुल रिकवरी को एक्सेप्ट करता है और उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। अब उसके पास 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं जिन्हें वो अपनी एबिलिटीज में बांट सकता है। वो उन पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ में ऐड करता है और महसूस करता है कि वो अब पहले से ज्यादा ताकतवर है। उसके पास स्किल और इन्वेंटरी स्क्रीन्स भी हैं लेकिन उसे ये सब काफी अजीब लगता है। ये सब किसी गेम की तरह लग रहा है लेकिन आसपास के लोग मुझे पागल समझते हैं। अपने कमरे में लौटने के बाद जिन वो फैसला करता है कि उसे अपना आखिरी रिवॉर्ड रैंडम लूट बॉक्स खोलना चाहिए। इस बार उसे एक चाबी मिलती है। उसे कंफ्यूजन होती है क्योंकि अब तक उसे पेन या बैंडेजेस जैसी चीजें मिलती थी। आगे जांच करने पर सिस्टम खुलासा करता है कि ये एक इंस्टेंस डंजन की चाबी है जिसे किसी खास जगह पर यूज किया जा सकता है। उसे हैरानी होती है लेकिन वो सोचता है शायद ये वही चीज है जो मुझे ताकतवर बनने में मदद करेगी। इस बीच किसी ने भी उस डंजन में अब तक रेड नहीं किया है जो सड़क के बीच में अचानक आ गया था। न्यूज में ये बताया जा रहा है कि नए गेट्स किस किस जगह पर अपीयर हुए हैं इसलिए सबको ट्रैफिक में देरी का सामना करना पड़ रहा है। जिन वो अब अपनी माँ को दूसरे हॉस्पिटल में देखने के लिए जाता है। 4 साल पहले उसकी माँ अचानक उसके सामने बेहोश हो गई थी। बाद में पता चला कि उनको इटर्नल स्लीप नामक बीमारी है। ये एक नई बीमारी है जो तब सामने आई थी जब दुनिया में डंजन गेट्स खुलने लगे थे। ये सिर्फ कुछ 10,000 लोगों में से एक को ही अफेक्ट करती है। जब कोई कई बार माना से घिरा होता है तब ये बीमारी होती है और इसका कोई इलाज नहीं है। जिन वो अपने कमरे में लौटकर पुशअप्स करना शुरू करता है याद करते हुए जब उसने नॉर्मल जॉब ढूंढने की कोशिश की थी। उस वक्त वो बहुत ज्यादा स्लो और कमजोर था लेकिन काम करते करते उसे सब आसान लगने लगा। बाद में उसे पता चला कि वो हंटर बन सकता है। उसने सोचा कि ये उसका लकी डे है क्योंकि अब वो डंजन्स में जाकर अपनी माँ के लाइफ सपोर्ट के लिए पैसे कमा सकता है। उसकी बहन को लगता था कि ये खतरनाक है लेकिन उसने उस पर भरोसा करने को कहा। लेकिन जब वो डंजन में गया तो सबसे कमजोर गॉब्लिन भी उसे हरा सकता था। बाकी हंटर्स को उसकी जान बचानी पड़ी और उन्होंने उसके कमजोर होने पर उसे ताने मारे और उसे एक बोझ कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उसने रेड में मदद नहीं की तो उसका हिस्सा कम हो जाएगा। लेकिन जिन वो बस मुस्कुराया और अपने यूजलेस होने पर माफी मांगी। अब प्रेजेंट में वो अपने एबिलिटी पॉइंट्स को स्ट्रेंथ में डालने का फैसला करता है और इंस्टेंस डंजन की चाबी को चेक करने के लिए एक स्टेशन पर जाता है। उसने अपने सारे गियर्स रख लिए हैं और उसे पूरा भरोसा है कि अगर कोई खतरा हुआ तो वो सही समय पर भाग सकता है। वो फिर चाबी निकालता है और अचानक एक लॉक दिखाई देता है। वो उसे इंसर्ट करता है और एक डंजन उसके सामने आ जाता है। वो उस पोर्टल में चला जाता है और सिस्टम अलर्ट दिखाई देता है। अचानक डंजन का एग्जिट बंद हो जाता है और जिन वो देखता है कि लोग स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। उसे एहसास होता है कि ये एक अलग डायमेंशन है। उसे लगता है कि ये डंजन कुछ रेड गेट की तरह है लेकिन वो परेशान हो जाता है क्योंकि अब वो यहाँ से भाग नहीं सकता। सिस्टम समझाता है कि वो सिर्फ बॉस को हराकर या टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करके बाहर जा सकता है। वो कंफ्यूज होता है लेकिन उसे पता है कि उसे इस डंजन को क्लियर करना होगा। उसे खुद पर संदेह होता है क्योंकि उसने पहले भी सबसे कमजोर मॉन्स्टर्स को नहीं हराया था और अब वो अकेले इस डंजन को कैसे पार करेगा। वो अपनी चाकू को देखता है और कहता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। अब सीढ़ियों से नीचे उतरने पर अचानक 3 गॉब्लिन उसके सामने आ जाते हैं। वो बुरी तरह घबरा जाता है और याद करता है कि जब उसने पहली बार गॉब्लिन से मुकाबला किया था तो उसे चाकू से घायल कर दिया गया था। गॉब्लिन्स उस पर हमला कर देते हैं और वो बड़ी मुश्किल से अपना बचाव कर पाता है। वो उस पर
लगातार हमला करते हैं, जिससे जिन रोल करते हुए दूर जा गिरता है। अब जिन गुस्से से आगे बढ़ता है और एक गॉब्लिन को मार डालता है। दूसरे दो उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच जाता है और उन दोनों को भी मार देता है। उसे एहसास होता है कि वो ताकतवर हो गया है, लेकिन तभी एक वुल्फ उसके पीछे आता है। वुल्फ उस पर छलांग मारते हुए वार करता है और जिन अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, जिस कारण उसका सस्ता चाकू फिर से टूट जाता है। वो नोटिस करता है कि वुल्फ का जबड़ा स्टील का है और ये गॉब्लिन से बहुत ताकतवर है। वो भागना चाहता है, लेकिन उसकी टांगें कांप रही हैं। वो बुरी तरह घबरा जाता है और सोचता है कि शायद उसे पिछले डंजन की वजह से सदमा लग गया है। वुल्फ उसकी ओर दौड़ता है और उसके चेहरे पर खरोंच मार देता है। जिन को एहसास होता है कि यहाँ कोई हीलर नहीं है। अगर वो यहाँ जख्मी हो गया तो वो सच में मर जाएगा। अब वुल्फ फिर से उस पर कूदता है, लेकिन इस बार जिन एक जिम्नास्टिक मूव करके बच जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी अब पहले से काफी हल्की हो चुकी है और उसके रिफ्लेक्सेस पहले से तेज हैं। वो अपने डर पर काबू पाता है और फैसला करता है कि वो यहाँ मरने वाला नहीं है। वो सीधे वुल्फ की तरफ बढ़ता है और एक घूंसा मारकर वुल्फ को पीछे फेंक देता है। जिन वो सोचता है कि शायद ये उसकी स्ट्रेंथ एबिलिटी बढ़ाने का नतीजा है। वुल्फ दोबारा उस पर टूट पड़ता है, लेकिन इस बार जिन के घूंसे का उस पर कोई असर नहीं होता। जिन अपनी जान बचाकर भागने लगता है और सोचता है कि वो अकेले बिना पार्टी या हीलर के नहीं जीत सकता। अगर उसके पास कोई मैजिकल वेपन होता तभी उसे अपनी सीक्रेट इन्वेंट्री का ख्याल आता है। वो उसे खोलता है और उसमें से एक मैजिकल तलवार बाहर निकालता है। जैसे ही वुल्फ उस पर हमला करने के लिए कूदता है, जिन बीच से उसे चीर डालता है। अब एक नोटिफिकेशन सामने आता है जिसमें लिखा होता है कि उसने स्टील फैंग लाइकैन को हरा दिया है और उसका लेवल अप हो गया है। जिन हैरानी में आ जाता है कि ये तलवार उसकी इन्वेंट्री में कैसे आई, क्योंकि इसकी कीमत 3 मिलियन है, जिसे वो कभी खरीद नहीं सकता था। अब उसे एहसास होता है कि उसकी चोटें अपने आप हील हो गई हैं और उसका दर्द भी गायब हो गया है। तभी 2 और स्टील फैंग लाइकन उसके सामने आ जाते हैं, लेकिन अब जिनवो को बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि उसके पास ये ताकतवर वेपन है। वो तलवार को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फ्लोर में फंस जाती है। जिनवो घबराने लगता है जैसे जैसे लाइकन उसके और करीब आते हैं। वो पूरी जान लगाकर तलवार को बाहर निकालता है और उन पर वार करता है, लेकिन एक लाइकन अपने जबड़े से उसकी तलवार को जकड़ लेता है, जिस पर जिनवो उसे जोर से किक मारता है, जिससे लाइकन की पकड़ ढीली हो जाती है और जिनवो उसे भी चीर डालता है। अब सिर्फ एक लाइकन बचता है, लेकिन जिनवो को अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये उस डबल डंजन वाले स्टैचू के मुकाबले कुछ भी नहीं है। जिनवो उसका सामना करता है, लेकिन लाइकन डरकर वहां से भाग जाता है। जिनवो अब आराम करने के लिए बैठ जाता है और स्क्रीन पर देखता है कि उसका लेवल 2 हो गया है। उसे एहसास होता है कि ये असली लड़ाई करने का नतीजा है, क्योंकि डेली क्वेस्ट करने पर उसका लेवल कभी नहीं बढ़ा। वो नोटिस करता है कि उसकी सारी चोटें ठीक हो गई हैं और उसके स्टैट्स भी 5 पॉइंट से बढ़ गए हैं, जबकि डेली क्वेस्ट में सिर्फ 3 पॉइंट्स ही बढ़ते थे। वो इस सोच में पड़ जाता है कि 1 पॉइंट हासिल करने से उसकी कितनी ताकत बढ़ सकती है। वो अंदाजा लगाता है कि जितनी उसकी बेसिक एबिलिटी बढ़ेगी उतने ज्यादा पॉइंट्स वो हासिल करेगा। अब वो खड़ा होता है और लाइकन की बॉडीज के पास जाकर एसेंस स्टोन ढूंढने लगता है। तभी नोटिफिकेशन सामने आती है और कहती है कि उसे कुछ आइटम्स मिले हैं। वो उन आइटम्स को बाहर निकालता है और पता चलता है कि ये एक वुल्फ फैंग है। अब जिन वो सिस्टम से कुछ खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम बताता है कि उसका लेवल कम है, इसलिए वो कुछ खरीद नहीं पाएगा। जिन वो उस आइटम को बेच देता है, जिससे उसे 20 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। वो सोच में पड़ जाता है कि इनकी कीमत असल में क्या होगी। अब वो तलवार उठाता है और कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसे या तो बॉस को हराना होगा या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करना होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये स्टोन कहाँ मिलेगा। उसे अभी भी भरोसा नहीं है कि वो बॉस को हरा सकता है, लेकिन अगर वो अपना लेवल बढ़ा ले तो शायद उसके जीतने के मौके बढ़ जाएं। तभी अचानक वो देखता है कि लाइकन का परिवार उसे मारने के लिए आ चुका है, लेकिन जिन वो डरता नहीं बल्कि उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है और एक एक कर सबको काटता जाता है। अब लाइकन उसे घेर लेते हैं और जिन वो सोचता है कि न तो वो हार मानेगा और न ही ये लाइकन आसानी से हार मानेंगे। अब उसके पास्ट की झलक उसे दिखती है और वो स्माइल करता है। वो लाइकन को मारते हुए कहता है कि ताकतवर बनने के लिए वो इन सब रूल्स को फॉलो करेगा। अब वो सारे लाइकन का खात्मा कर देता है, जिस कारण वो बुरी तरह थक जाता है और उसकी तलवार भी टूटने वाली है। अब वो अपनी इन्वेंट्री चेक करता है, जिसमें वो देखता है कि बैटल जीतने पर उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन मिला है। वो सोचता है कि उसे डंजन में आगे बढ़ना चाहिए या फिर वापस जाना चाहिए, लेकिन उसे शक है कि अगर उसने टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज कर लिया तो ये डंजन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, जैसे किसी गेम में लिमिटेड टाइम इवेंट होते हैं। अब जिन वो आगे बढ़ने का फैसला करता है। दूसरी तरफ जूही को हंटर एसोसिएशन से कॉल आती है और वो पिछली बार की बात के लिए माफी मांगती है। उसे बताया जाता है कि पास में ही एक नया गेट खुला था और अब डंजन ब्रेक हो चुका है, इसलिए उन्हें उसकी मदद की जरूरत है, क्योंकि उनके पास हीलर्स की कमी है। अब जैसे जैसे जिन वो डंजन के और अंदर जाता है, वो कई सारे नए मॉन्स्टर्स को हराता है और उसका लेवल बढ़ने से उसके लिए नए मॉन्स्टर्स को हराना और भी आसान हो गया है। वो नोटिस करता है कि मैजिक बीस्ट के नाम उसे जिस रंग में दिखाई दे रहे हैं वो दर्शाता है कि वो कमजोर है या फिर ताकतवर। जिस मैजिक बीस्ट से उसका पहला सामना हुआ था वो लाल रंग का था, लाइकन नारंगी था, लेकिन अब लाइकन को हराने के बाद ये सफेद रंग में दिख रहा है, जिसका मतलब है कि अब वो उस मैजिक बीस्ट से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। जिन वो अब सीढ़ियों के पास पहुंचता है और उसे फील होता है कि जो मॉन्स्टर नीचे है उसे वो हरा नहीं सकता। वो अपनी स्क्रीन में चेक करता है कि उसका लेवल अभी के लिए बढ़ा नहीं है और उसकी सोर्ड भी अब टूटने के कगार पर है। वो नीचे जाने का फैसला करता है और वहां पहुंचकर उसे एहसास होता है
कि ये जगह अब मेट्रो स्टेशन जैसी नहीं लग रही है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो मुड़कर देखता है एक मॉन्स्टर बहुत तेजी से बढ़ते हुए उस पर हमला कर देता है। जिन कोई रिएक्ट नहीं कर पाता और सीधे दीवार से जा टकराता है। वो देखता है कि उसकी तलवार टूट चुकी है। अब वो विशाल स्नेक उसके सामने आ जाता है और उसका नाम है ब्लू वेनम फैंग्ड कसाका। जिन वो समझ जाता है कि यही इस डंजन का बॉस है, लेकिन उसकी तलवार कसाका के आर्मर को नहीं चीर सकती और खाली हाथों से मुकाबला करना बेवकूफी है। अब कसाका उस पर हमला करता है, जिस पर जिन वो अपनी टूटी तलवार से बचाव करता है और उसे घायल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी भयंकर होती है कि टूटी तलवार उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाती। कसाका दोबारा हमला करने जाता है और जिन वो उसे डॉज कर लेता है, लेकिन वो उसकी टेल की चपेट में आ जाता है और उड़ते हुए सीधे पानी के अंदर गिरता है। कसाका पानी के अंदर जाकर उसकी ओर बढ़ता है और जिन वो जल्दी से तैरकर बाहर आ जाता है, लेकिन कसाका उसे सांस लेने का मौका नहीं देता और तुरंत हमला कर देता है, जिससे वो उड़ते हुए बहुत दूर जा गिरता है। खड़े होते ही वो देखता है एक ट्रेन उड़ते हुए उसकी तरफ आ रही है और वो जान बचाकर तेजी से भागने लगता है। जिन वो को लगा था कि वो ताकतवर हो चुका है, लेकिन इस विशाल सांप के आगे वो कमजोर महसूस करने लगता है। अब वो उस पल को याद करता है जब सॉन्ग ने उससे कहा था कि सब लोग उसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर बुलाते हैं। सॉन्ग ने जिन वो को और मेहनत करने की सलाह दी थी ताकि वो लोगों का नजरिया बदल सके। कसाका अब उस पर लगातार हमला करता है और जिन वो अपना बैलेंस संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ये मौका नहीं देता और उसे दीवार पर पटकता रहता है जब तक कि दीवार टूट नहीं जाती। अब जिन वो खड़ा होता है और कहता है कि वो कमजोर था, इसलिए उसका मजाक उड़ाया गया। अगर किसी के पास कई गुना ताकत हो तो वो आसानी से किसी भी लड़ाई में कूद सकता है, लेकिन अगर कोई कमजोर है तो वो कुछ नहीं कर पाता, बस चुपचाप खड़ा होकर डर से कांपता है, क्योंकि ताकतवर के आगे वो बेबस है। कमजोर लोगों को लूजर की नजर से देखा जाता है, भले ही उनमें कितनी भी अच्छाई क्यों ना हो। जिन वो चिल्लाते हुए कहता है कि उसे अच्छाई नहीं बचाने वाली। वो इस डंजन में इतना दूर सिर्फ इसलिए आया था ताकि वो ताकतवर बन सके। वो पागलों की तरह कासाका पर कूदकर उसे पकड़ लेता है और उस पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन कासाका उसे झटक कर नीचे गिरा देता है। लेकिन जिन वो हार मानने से इनकार कर देता है और फिर से खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि वो ताकतवर बनकर रहेगा। अब उसके चारों ओर ब्लू ऑरा चमकने लगता है और उसके बाल खड़े हो जाते हैं। कसाका के हमला करते ही जिन वो उस पर काउंटर अटैक करता है। वो उस पर कूदकर उसकी स्किन को चीरने की कोशिश करता है, लेकिन कसाका अब उसे निगलने के लिए बढ़ता है। जिन वो भी उसे मारने के लिए कूद जाता है, लेकिन उसकी तलवार नीचे गिर जाती है। तभी कसाका नोटिस करता है कि जिन वो उसे जकड़े हुए है। वो अपनी मसल स्ट्रेंथ से उसके आर्मर को चीर चीर कर देता है। सांप दर्द से कराता है और जिन वो को गिराने के लिए इधर उधर की दीवारों से टकराने लगता है, लेकिन जिन वो फिर भी अपनी पकड़ नहीं छोड़ता। वो उसकी गर्दन पर पूरी ताकत से दबाव डालता है और अंत में उसे मार डालता है। लड़ाई खत्म होते ही उसका लेवल अप होता है और वो मुस्कुराने लगता है। उसे एहसास होता है कि वो आखिरकार थोड़ा और ताकतवर हो गया है। अब रिवॉर्ड आइटम में उसे फैंग से बना डैगर मिलता है, जो उसकी पिछली तलवार से 2 गुना ज्यादा ताकतवर है। ये हथियार उसके विरोधी को पैरालिसिस और ड्रेन करता है। साथ ही उसे कसाका के पॉइजन बॉटल मिलती है, जो बेहद खतरनाक है। अब उसे नोटिफिकेशन मिलती है कि ये डंजन वापस से नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि उसने बॉस को हरा दिया है। वो वापस मेट्रो स्टेशन में आता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। तभी एक सोल्जर उसके पास आता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। उसने न्यूज नहीं सुनी थी। तभी उसकी नजर जिन वो की तलवार पर जाती है और उसे एहसास होता है कि वो एक हंटर है। वो उससे माफी मांगता है और उसे साइड पर ले जाने लगता है। रास्ते में जिन वो को पता चलता है कि डंजन ब्रेक के कारण कई मॉन्स्टर्स बाहर आ गए हैं। सोल्जर बताता है कि कई मॉन्स्टर्स को हरा दिया गया है, लेकिन बस एक विशाल मॉन्स्टर बच गया है। अपनी परसेप्शन स्किल से जिन वो दूर से ही मॉन्स्टर की मौजूदगी को महसूस कर लेता है और उसे पता है कि ये इस डंजन ब्रेक का बॉस है। अब हम देखते हैं कि एक विशाल गोलेम सारे हंटर्स पर भारी पड़ रहा है। उनके किसी भी हमले का उस गोलेम पर कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका डिफेंस काफी मजबूत है। जिन वो वहां पहुंचकर देखता है कि उन हंटर्स का टीम वर्क काफी ढीला है और उनमें से अधिकतर लो रैंक हंटर्स हैं। उनमें 8 ही रैंक और 2 डी रैंक के हंटर्स हैं। एक डी रैंक टैंक है, जिस वजह से लड़ाई काफी लंबी चल रही है। तभी उसकी नजर जूही पर जाती है। एक हंटर जूही से मदद मांगता है। वो जैसे ही मदद करने की कोशिश करती है, जूही को गॉड स्टैट्यू की झलक दिखाई देती है, जिससे वो डर के मारे कांपने लगती है। जिन वो उसकी हालत देखकर मदद करने का फैसला करता है। वो अपनी टूटी तलवार को पूरी जान लगाकर उस गोलेम की तरफ फेंक देता है, जिससे उस विशाल गोलेम का डिफेंस टूट जाता है। बाकी हंटर्स इस मौके का फायदा उठाकर उस गोलेम को हरा देते हैं। डी रैंक हंटर हैरान होता है कि अचानक उस बॉस लेवल गोलेम का डिफेंस कैसे टूट गया। तभी उसकी नजर जिनवो की तलवार पर जाती है। वो सोल्जर से पूछता है कि यह तलवार किसने फेंकी। इस पर सोल्जर इशारा करके दिखाता है, लेकिन तब तक जिनवो वहां से जा चुका होता है। डी रैंक हंटर सोच में पड़ जाता है कि क्या वो कोई हाई रैंक हंटर था। जिनवो को लगता है कि वो मॉन्स्टर पहले ही कमजोर था, इसलिए उसके एक ही वार से उसका डिफेंस टूट गया। दूसरी तरफ जूही उसे वहां से जाते हुए देख लेती है। अगले दिन हॉस्पिटल में नर्सेस जिनवो को लेकर गॉसिप कर रही हैं कि उसकी बॉडी कितनी हॉट है और वो कितना क्यूट है। जिनवो इस दौरान अपना मॉर्निंग रूटीन वर्कआउट कर रहा है। सभी नर्सेस इस बात को लेकर हैरान हैं कि कब उसने इतनी मसल्स गेन कर ली। एक नर्स बताती है कि वो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब से उसने वर्कआउट करना शुरू किया है उसके बाद से उसके बॉडी पर काफी कट्स आने शुरू हो गए हैं। अब एक नर्स नॉक करते हुए जिनवो के कमरे में आती है और उसे शर्टलेस देखकर शर्मा जाती है। जिनवो उससे माफी मांगता है और अपनी शर्ट पहन लेता है। नर्स सोच
में पड़ जाती है कि उसकी बॉडी क्या पहले से ही इतनी शानदार थी और शर्माते हुए उसे उसका नंबर मांगने की कोशिश करती है। जिन वो सोचता है कि शायद वो उसके डिस्चार्ज के बाद टेस्ट रिपोर्ट्स का रिजल्ट भेजेगी, इसलिए वो अपना नंबर उसे दे देता है। अब सुबह की न्यूज में एक न्यूज एंकर बैक यूनहो का इंटरव्यू ले रही है, जो 7 एस क्लास हंटर्स में से एक है। वो उससे उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछती है कि जब वो अपने मिशन से दूर होता है तब वो क्या करता है। इस पर वो कहता है कि वो अपना समय ट्रेनिंग में बिताता है, क्योंकि डेली ट्रेनिंग कंपलसरी है। अगर वो असली लड़ाई की फील्ड से दूर रहेगा तो उसकी स्किल्स में जंग लग जाएगी। वो पूछती है कि ये तो काफी मुश्किल होता होगा। इस पर वो बताता है कि वो पहले एक फायर फाइटर था और वहीं से उसने अपनी ट्रेनिंग की आदत को अपनाया। वो जानता है कि एक छोटी सी गलती उसके साथियों की जान को खतरे में डाल सकती है। जीना इस न्यूज को देख रही होती है, तभी उसे याद आता है कि वो लेट हो रही है। वो दरवाजे की तरफ दौड़ती है और जिनवो को बुलाती है। जिनवो उसे स्कूल जाते समय ध्यान रखने को कहता है और अपना पेट रगड़ने लगता है। जीना नोटिस करती है कि अब जिनवो पूरी तरह से मस्कुलर हो चुका है और उसकी हाइट भी बढ़ गई है। जिनवो उसे छाता थमाता है और उसे स्कूल के लिए विदा करता है। जिनवो अब अपने डेली टास्क को देखता है और उसे पता चलता है कि उसने रनिंग के अलावा सब कुछ पूरा कर लिया है। उसे लगता है कि स्टैट्स बढ़ने की वजह से उसकी मसल्स भी बढ़ गई हैं, लेकिन अगर वो इसी तरह लेवल अप करता रहा तो कहीं वो बॉडी बिल्डर जैसा ना बन जाए। अब वो देखता है कि उसके पास कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, जिन्हें वो स्ट्रेंथ, एजिलिटी और परसेप्शन में बांट देता है। तभी उसके लैंडलॉर्ड का कॉल आता है, जो कहता है कि उसका रेंट अभी ड्यू है। इस पर जिनवो जल्द ही उसका रेंट चुकाने का वादा करता है। जिनवो को अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है वो सेकंड अवेकनिंग है या नहीं, लेकिन अब वो गॉब्लिन्स को आसानी से मार सकता है, इसलिए रेंट के लिए पैसे जोड़ना मुश्किल नहीं होगा। अब वो डंजन्स जॉब्स ढूंढने लगता है। उसे पता है कि हाई रैंक गेट्स वो आसानी से पार कर सकता है, लेकिन उसके जैसे ई रैंक हंटर को कोई अपने साथ शामिल नहीं करेगा। वो सोचता है कि क्या उसे अपनी रैंक बढ़ानी चाहिए, लेकिन ऐसा करने पर वो सबकी नजरों में आ जाएगा और मीडिया उसके पीछे पड़ जाएगी। उसने आज तक सिर्फ एक ही हंटर के बारे में सुना है जो लगातार लेवल अप करके ताकतवर बन सका है, इसलिए वो फैसला करता है कि वो अपनी पावर्स को सीक्रेट रखेगा जब तक कि वो इन्हें अच्छे से समझ ना ले। तभी उसे एक मैसेज मिलता है और वो तुरंत लोकेशन की ओर पहुंचता है। उसे डेली टास्क रिवॉर्ड्स का नोटिफिकेशन मिलता है और जैसे ही वो उसे लेने वाला होता है, वांग डोंगसुक नाम का आदमी वहां आकर अपना इंट्रो देता है। दूसरा साथी जिनवो को पहचान लेता है और कहता है कि ये बहुत फेमस इंसान है, इसे वीकेस्ट हंटर के नाम से जाना जाता है। ये सुनकर वो उस पर हंसते हैं। डोंगसुक उनके बर्ताव के लिए उससे माफी मांगता है। वो बताता है कि वो एक सी रैंक डंजन में जा रहे हैं जिसके लिए कम से कम 8 मेंबर्स की नीड है। वो कहते हैं कि वो उसे किसी लूट का हिस्सा तो नहीं देंगे, लेकिन उसे कमीशन जरूर देंगे। जिनवो देखता है कि उनकी टीम में 4 सी रैंक और 2 डी रैंक हंटर्स हैं। वो उनसे पूछता है कि उसे क्या करना होगा। डोंगसुक बताता है कि जिनवो को बस उनका सामान उठाकर उनके साथ चलना है। जिनवो हैरान होता है कि उनकी टीम में एक भी हीलर नहीं है। इस पर डोंगसुक कहता है कि उनकी टीम हीलर को अफोर्ड नहीं कर सकती। अब वो उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को देता है, जिस पर लिखा है कि डंजन में होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए वो जिम्मेदार नहीं होंगे। साइन करने के बाद एक और हंटर जिसका नाम जिनहो है खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो बताता है कि वो एक डी रैंक हंटर है जो बस नंबर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यहाँ आया है। जिनवो उसके गियर्स देखकर इम्प्रेस हो जाता है और समझ जाता है कि वो एक अमीर परिवार से आता है। अब डंजन गेट के पास पहुंचकर वो उसके साइज को देखकर चौंक जाते हैं। जिनहो गेट का साइज देखकर जिनवो से पूछता है कि क्या अंदर जाना सेफ होगा। इस पर जिनवो बताता है कि गेट का साइज मैटर नहीं करता। एसोसिएशन हमेशा गेट से आने वाली मैजिक पावर के लेवल को मेजर करती है और अगर खतरा ज्यादा है तो बी रैंक या बड़ी गिल्ड्स को मिशन दिया जाता है, लेकिन सी रैंक और उससे कम रैंक को मिशन मिलने का मतलब है कि खतरा कम है। जिनहो इम्प्रेस होता है कि जिनवो कितना कुछ जानता है। इस पर जिनवो बताता है कि वो बहुत पहले से हंटर का काम कर रहा है। अब डोंगसुक सबको अंदर चलने को कहता है। अंदर काफी अंधेरा होने के कारण डोंगसुक अपने साथी को रोशनी करने को कहता है। वो ये देखकर हैरान होते हैं कि यहाँ एक भी मैजिक बीस्ट नहीं है और पूरा डंजन ग्लो स्टोन से भरा हुआ है। जिनवो को ये जगह बिल्कुल उस स्टैचू डंजन जैसी लगती है। जिनहो उससे सवाल करता है कि ये ग्लो स्टोन्स आखिर होते क्या हैं। जिनवो बताता है कि ये चमकने वाले पत्थर अक्सर ऐसी अंधेरी गुफाओं में होते हैं जो रोशनी पैदा करते हैं। काफी अंदर पहुंचने पर उन्हें कोई मॉन्स्टर नहीं दिखाई देता। जिनहो पूछता है कि क्या मैजिक बीस्ट के बिना वाले भी डंजन्स होते हैं। जिनवो उसे चुप रहने को कहता है और ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश करता है। उसे एहसास होता है कि मॉन्स्टर्स यहीं पर हैं, लेकिन वो अभी छिपे हुए हैं। डोंगसुक अपनी पार्टी को युद्ध के लिए तैयार होने को कहता है। जिनवो तभी सबको आगाह करता है ये इंसेक्ट टाइप बीस्ट्स हैं। सभी हंटर्स डर जाते हैं और हर होल की तरफ नजर रखते हुए अंदाजा लगाते हैं कि इंसेक्ट्स किस होल से हमला करेंगे। तभी जिनवो चिल्लाते हुए कहता है कि इंसेक्ट्स ऊपर हैं। डोंगसुक अपनी टॉन्ट स्किल से सारे इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और बाकी हंटर्स उन इंसेक्ट्स को मारना शुरू कर देते हैं। एक मेंबर अपने पावरफुल अटैक से कई इंसेक्ट्स को मार गिराता है। जिनवो उनका टीम वर्क देखकर इंप्रेस हो जाता है। तभी एक इंसेक्ट तेजी से जिनवो की तरफ बढ़ता है, जिसे वो सिर्फ एक किक में मार डालता है। डोंगसुक जिनवो से सवाल करता है कि उसे कैसे पता था कि इंसेक्ट्स ऊपर से आएंगे। इस पर वो जवाब देता है कि ये बस उसकी इंस्टिंक्ट थी। अब एक पार्टी मेंबर डोंगसुक को इन्फॉर्म करता है कि इंसेक्ट्स को हमारे मैजिक अटैक्स या सोर्ड्स ने नहीं मारा, बल्कि ये पहले से ही कमजोर थे। इन्हें किसी मैजिक बीस्ट ने पहले से ही बाइट किया था। दूसरी तरफ एसोसिएशन जिम में कुछ हंटर्स वर्कआउट कर रहे थे। तभी उन्हें एक बड़े धमाके की आवाज सुनाई देती है। कई लोग चौंक जाते हैं, लेकिन एक हंटर बताता है कि ये हमेशा होता है जब उनके गिल्ड मास्टर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। सभी ये देखकर इंप्रेस हो
जाते हैं कि उनके मास्टर ने एक ही वार में उस विशाल पत्थर को तोड़ डाला, लेकिन यूनहो को अभी भी लगता है कि ये वार्म अप के लिए काफी नहीं है। हंटर टीम आगे बढ़ती है और उन्हें रास्ते में कई मरे हुए इंसेक्ट्स मिलते हैं। वो पाते हैं कि डंजन के हर तरफ जाले हैं। फिर वो ये देखकर खुश हो जाते हैं कि हर तरफ माना क्रिस्टल्स भरे हुए हैं और अब वो मिलियनेयर्स बन जाएंगे। जिन्हो जिनवो का कॉन्ट्रैक्ट देखता है और डोंगसुक से पूछता है कि इसमें माना क्रिस्टल बीस्ट के मरने पर न मिलने की बात लिखी है, लेकिन यहाँ माना क्रिस्टल्स पहले से मौजूद हैं, जिसका मतलब है कि ये सबको बराबर बांटा जाएगा। डोंगसुक मुस्कुराते हुए कहता है कि जब वो बॉस को हरा देंगे तो वो आपस में इसे जरूर शेयर करेंगे। अब वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें माना क्रिस्टल्स यहाँ से पहले ले जाना होगा, क्योंकि बॉस को हराने के बाद गेट्स जल्दी बंद हो जाएंगे, लेकिन उनके पास अभी ये मौका है क्योंकि बॉस वहाँ सो रहा है। डोंगसुक अपने साथी से पूछता है कि क्या वो टूल्स लेकर आया है। इस पर वो बताता है कि वो उन्हें अपनी कार में ही भूल गया है। वो जिन्हो और जिनवो को वहीं बॉस पर नजर रखने को कहता है जब तक कि वो माना क्रिस्टल्स ले जाने के लिए टूल्स लेकर ना आ जाए। जिनवो को उन पर शक होता है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, डोंगसुक अपने साथी को बॉस चेंबर को बंद करने के लिए कहता है। चेंबर के बंद होते ही जिन्हो समझ जाता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। जिनवो को याद आता है कि सॉन्ग ने उसे बताया था कि कुछ लोग इस तरह के क्राइम्स करते हैं और आसानी से बच निकलते हैं क्योंकि डंजन्स में कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं होता। जिन्हो दीवार तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी मजबूत है। तभी डंजन बॉस जाग जाता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जिन्हो को लगता है कि ये बॉस किसी और ही लेवल का है, लेकिन फिर उसे गॉड स्टैच्यू वाला इंसिडेंट याद आता है और उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। वो जिन्हो को पीछे रहने को कहता है और अपना डैगर निकालकर बॉस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ डोंगसुक के साथी उससे पूछते हैं कि वो उन्हें आसानी से मार सकते थे, वो इस प्रक्रिया को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहा है। डोंगसुक बताता है कि अगर वो उन्हें वहीं मार देता तो स्पाइडर जाग सकता था और फिर उनके लिए माना क्रिस्टल्स ले जाना मुश्किल हो जाता। उसे भरोसा है कि ये दोनों उस स्पाइडर को नहीं मार सकते, इसलिए जब स्पाइडर इन्हें खाकर सो जाएगा तब वो माना क्रिस्टल्स निकालेंगे। उसका साथी पूछता है अगर स्पाइडर नहीं सोया तब वो क्या करेंगे। इस पर वो कहता है कि तब उन्हें खुद ही उसे मारना होगा और अगर वो माना क्रिस्टल्स नहीं ले जा पाए तो वो जिन्हो के गियर्स लेकर मार्केट में बेच डालेंगे, जिनकी कीमत मिलियंस में है। जिन्हो लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जिन्हो उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि सिर्फ बी रैंक या अपर सी रैंक हंटर्स ही एक सी रैंक बॉस को हरा सकते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ से भागने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। जिन्हो ने अपनी सेकंड अवेकनिंग और लेवल अप कर लिया है, लेकिन उसे लगता है कि जिन्हो सही कह रहा है, वो अभी भी कमजोर है। उसे यकीन है कि जितने भी बॉसेस को उसने अब तक हराया है, ये स्पाइडर उन सबसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसे बिल्कुल भी डर महसूस नहीं हो रहा। वो इतना ताकतवर तो हो ही चुका है कि एक सी रैंक बॉस के सामने डटकर खड़ा हो सके। उसका लेवल 18 हो चुका है, इसलिए उसे भरोसा है कि वो इसे हरा सकता है। जिन्हो भागते हुए स्पाइडर बॉस की तरफ बढ़ता है। जिन्हो ये देखकर चौंक जाता है और जिन्हो कहता है असली शिकार अब शुरू होगा। दूसरी तरफ गन ही अपनी कार में बैठा है और अपने ड्राइवर को बताता है कि इतनी सारी मीटिंग्स की वजह से वो बहुत थक चुका है। जिन्हो और स्पाइडर बॉस के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। स्पाइडर बॉस कई बार अपने नुकीले पैरों से जिन्हो पर हमला करता है, जिसे वो हर बार डॉज कर लेता है। वो स्पाइडर बॉस के पैरों को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डैगर का उस पर कोई असर नहीं होता। जिन्हो पूरी तरह शॉक में है कि कोई ई रैंक हंटर इतनी तेजी से कैसे मूव कर सकता है। उसे लगता है कि जिन्हो फॉल्स रैंकर है जो अपनी मैजिक को कंट्रोल करके लो रैंक में रजिस्टर कराते हैं। उसने रूमर्स सुने हैं कि फॉल्स रैंकर्स सन की होते हैं, जिन्हें दूसरों की जान लेने में मजा आता है। वो बुरी तरह घबरा जाता है और सोचता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। स्पाइडर बॉस की मोटी परत इतनी सख्त है कि जिन्हो उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। अभी उसे नोटिफिकेशन मिलती है कि उसका फैटिक लेवल 57 तक पहुंच चुका है, इसलिए वो फैसला करता है कि उसे जल्दी बॉस को हराना होगा, इससे पहले कि वो बहुत थक जाए और उसके मूव स्लो हो जाएं। तभी उसे अपने डैगर की स्पेशल एबिलिटी की नोटिफिकेशन दिखाई देती है, इसलिए वो स्पाइडर बॉस के सबसे कमजोर हिस्से उसकी आंखों को निशाना बनाता है। लेकिन तभी स्पाइडर बॉस उस पर एसिड स्पिट करता है, जिससे वो शॉक हो जाता है और डॉज करते हुए खुद को बचाता है। उसे एहसास होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। तभी उसे नोटिफिकेशन मिलती है कि वो अपनी नई स्किल डैश का यूज कर सकता है। वो अपनी डैश स्किल का यूज करता है और बहुत तेजी से हवा में उछलकर स्पाइडर बॉस के चेहरे पर डैगर मारता है, लेकिन एक बार काफी नहीं होता, इसलिए वो बार बार हमला करने का फैसला करता है। वो अपनी स्पीड और बढ़ाता है और स्पाइडर बॉस की ओर फिर से तेजी से बढ़ता है, लेकिन तभी उसका फैटिग लेवल 70 तक पहुंच जाता है, जिससे उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और स्पाइडर बॉस उसे मक्खी की तरह नीचे पटक देता है। जिन्हो वहीं पड़ा रहता है और अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं हिला पाता। स्पाइडर बॉस उसे मारने ही वाला था कि जिन्हो तुरंत अपना फुल रिकवरी रिवॉर्ड क्लेम कर लेता है और हमले से बच जाता है। जिन्हो को लगता है कि जिन्हो हमले की चपेट में आ गया है, लेकिन तभी जिन्हो अचानक स्पाइडर बॉस के ब्लाइंड स्पॉट की तरफ आ जाता है और अपने डैगर से उसकी आंख में कई वार करता है। इससे डैगर की पैरालिसिस और ड्रेन वाली एबिलिटी अपना असर दिखाने लगती है। जिन्हो आखिरकार स्पाइडर बॉस को मार डालता है और उसका लेवल अप हो जाता है। जिन्हो को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि जिन्हो ने अकेले ही बॉस को हरा दिया। वो मान लेता है कि जिन्हो फॉल्स रैंकर है। अब जिन्हो एसेंस स्टोन कलेक्ट कर लेता है और जिन्हो अब उसे बॉस कहकर एड्रेस करता है। वो कहता है कि वो उसके लिए उसका सामान और एसेंस स्टोन्स उठाएगा, साथ ही वो उसे पानी भी ऑफर करता है। इस पर जिन्हो सोच में पड़ जाता है कि ये उसे बॉस कहकर क्यों बुला रहा है। तभी वहाँ डोंगसुक की पार्टी पहुंच जाती है और वो ये देखकर चौंक जाते हैं कि ये दोनों जिंदा हैं। इस दौरान गन ही ट्रेनिंग रूम में जिनचुल के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। वो उस पर घातक वार करता है, जिसे जिनचुल ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसकी ताकत से वो पीछे चला
जाता है। डोंगसुक को लगता है कि शायद स्पाइडर बॉस कमजोर था, जो बस देखने में बड़ा लग रहा था। डोंगसुक अब जिन्हो को धमकाता है कि अगर वो जिन्हो को नहीं मारेगा तो वो दोनों को यही मार डालेंगे, लेकिन जिन्हो के साथ खड़ा हो जाता है और डोंगसुक के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। ये देखकर डोंगसुक उन्हें मारने का फैसला करता है। जिन्हो के सामने अचानक एक अर्जेंट क्वेस्ट अपीयर होती है और तभी एक हंटर उस पर स्पेल अटैक कर देता है, जिससे वो दीवार से टकराता है। दूसरी ओर हीजिन सड़क किनारे अपने दोस्तों से मिलती है और वे लोग एक कैफे में जाते हैं जहाँ वे अपनी गिल्ड्स के बारे में बात करते हैं। हीजिन जीना से पूछती है कि उसकी मिस चा के साथ ए रैंक डंजन ट्रेनिंग कैसी चल रही है। जीना बताती है कि वो लोग ए रैंक मॉन्स्टर्स से लड़ने में काफी मुश्किलें झेल रहे हैं, लेकिन मिस चा उन्हें आसानी से हरा देती है। डोंगसुक हंसते हुए जिन्हो से कहता है कि जिन्हो अब मर चुका है। जिन्हो सोचता है कि वो कैसे भूल गया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही इस दुनिया की सच्चाई है। ये दुनिया हिंसा, छल और धोखेबाजों से भरी हुई है। वो अपना होश खोने लगता है, लेकिन तभी उसे सिस्टम का एक मैसेज दिखाई देता है जिसमें कहा गया है कि उसे उन लोगों को किल करना होगा जो उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। उसे एहसास होता है कि सिस्टम किसी वजह से चाहता है कि वो जिंदा रहे। अब वो अपने पैरों पर खड़ा होता है और जिन्हो ये देखकर राहत की सांस लेता है। जिन्हो खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है कि अगर सिस्टम उसका यूज करना चाहता है तो वो भी सिस्टम का पूरा फायदा उठाएगा। डोंगसुक की टीम उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन तभी जिन्हो कहता है अगर तुम शिकारी हो तो अब शिकार होने की बारी तुम्हारी है। डोंगसुक का एक साथी जिन्हो पर हमला करता है और कहता है कि एक वीक हंटर आखिर क्या कर लेगा, लेकिन अगले ही पल वो शिकारी खुद ही शिकार बन जाता है। सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाता है 1 एनिमी डाउन। जिन्हो भले ही सिस्टम के ऑर्डर्स का फॉलो कर रहा है, लेकिन उसने एक इंसान को मार डाला है। उसे एहसास होता है कि अगर उसने ऐसा न किया होता तो वो खुद मारा जाता। इस दुनिया में सिर्फ स्ट्रॉन्ग हंटर्स ही सर्वाइव कर सकते हैं। सभी हंटर्स उस पर एक साथ हमला करते हैं, लेकिन जिन्हो हवा में गायब हो जाता है और एक एक करके सबको मार गिराता है। वे समझ नहीं पाते कि एक ई रैंक हंटर इतनी तेजी से कैसे मूव कर सकता है। अगले ही पल वो सभी खत्म हो जाते हैं। अब सिर्फ डोंगसुक ही बचा है। जिन्हो देखता है कि जिन्हो अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर लग रहा है, यहाँ तक कि जब वो स्पाइडर बॉस से लड़ रहा था तब से भी। डोंगसुक को अब यकीन हो जाता है कि जिन्हो ने ही स्पाइडर बॉस को हराया था। वो अपनी रेनफोर्समेंट स्किल का यूज करता है, जिससे उसकी स्किन स्टील आर्मर से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। डोंगसुक जिन्हो पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्हो उससे कई गुना तेज है। वो डोंगसुक को जमीन पर पटक देता है। जिन्हो कहता है तुम ताकतवर हो, लेकिन तुम्हारे लिए बुरी खबर ये है कि मैं इस पूरे समय अपना लेवल बढ़ा रहा था। डोंगसुक डर जाता है और जिन्हो से दया की भीख मांगता है। जिन्हो कहता है तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की है और अब तुम मुझसे दया की भीख मांग रहे हो। डोंगसुक धमकी देता है तुम्हें नहीं पता मेरा भाई कौन है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता जिन्हो उसकी गर्दन अलग कर देता है। अर्जेंट क्वेस्ट पूरी होती है और डंजन बंद होने लगता है। बाहर आने पर एक गिल्ड ऑफिसर ये देखकर हैरान होती है कि सिर्फ लो रैंक हंटर्स ही जिंदा बचे हैं। उसकी नजर जिन्हो के लेटेस्ट गियर्स पर पड़ती है और उसे लगता है कि शायद जिन्हो ने ही बॉस को हराया है। जिन्हो को एक नया रिवॉर्ड मिलता है, मर्डरस इंटेंट स्किल, जो दुश्मन की सारी एबिलिटीज को 50% तक घटा सकती है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है और जिन्हो शुक्र मनाता है कि उसने जीना को अम्ब्रेला दे दिया था। अब जिनचुल को सी रैंक डंजन में हुए हादसे की खबर मिलती है, जिसमें 6 हंटर्स मारे गए हैं। वो देखता है कि बचे हुए हंटर्स में एक डी रैंक और एक ई रैंक है। उसे लगता है कि ये दोनों डंजन से भाग निकले होंगे, जैसा कि अक्सर होता है। लेकिन जब उसका असिस्टेंट बताता है कि सर्वाइवर्स में से एक जिन्हो भी है, तो जिनचुल को याद आता है कि ये वही डबल डंजन सर्वाइवर है। उसका असिस्टेंट आगे बताता है कि डोंगसुक मारे गए हंटर्स में शामिल है। ये सुनकर जिनचुल चिंतित हो जाता है, क्योंकि डोंगसुक का भाई हुआंग डोंगसू है। जिन्हो घर लौटता है और उसकी बहन जिना उसे देखकर खुश हो जाती है कि वो फ्राइड चिकन लेकर आया है। जिना सोचती है कि उसका भाई पैसे खर्च कर रहा है। ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आमतौर पर वो कंजूस रहता है। अब दोनों साथ में डिनर करते हैं और जिना उससे उसकी लास्ट रेड के बारे में पूछती है। उसे लगता है कि इस बार शायद जिन्हो के साथ कुछ ताकतवर हंटर्स थे, क्योंकि वो बिना किसी चोट के लौटा है। ये सुनकर जिन्हो को डोंगसुक और उसकी टीम की याद आती है। उसे एहसास होता है कि उसने उन्हें मारने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं की। अगर वो पुराना कमजोर जिन्हो होता तो शायद भागने का रास्ता ढूंढता। उसे बुरा महसूस होता है, क्योंकि वो लोग इंसान थे, कोई मैजिक बीस्ट्स नहीं। वो अपने ख्यालों से बाहर आता है और फैसला करता है कि अपनी फैमिली को बचाने और खुद को जिंदा रखने के लिए वो ऐसे हालातों में वही करेगा जो जरूरी होगा। तभी उसे सिस्टम नोटिफिकेशन मिलती है कि उसने टॉक्सिक मटेरियल लिया है। सिस्टम खुद को डिटॉक्सिफाई करना शुरू कर देता है। जिन्हो कहता है कि उसका पेट भर गया है, जिस पर जीना कहती है कि वो बाकी बचा हुआ खाना खा लेगी। जिन्हो उसे टीज करता है कि फिर वो ये शिकायत न करे कि वो मोटी हो गई है। अपने कमरे में जाकर जिन्हो आराम से बियर की चुस्की लेता है, लेकिन सिस्टम उसकी बॉडी से अल्कोहल को साफ कर देता है। तभी उसे हेल्थ एंड लॉन्जेविटी का रिवॉर्ड मिलता है, जो उसे डबल डंजन को क्लियर करने पर मिला था। अब उसे समझ में आता है कि उसकी बॉडी टॉक्सिन्स को अपने आप क्यों खत्म कर रही है। जिन्हो से मिलने कैफे जाता है। जिन्हो उससे माफी मांगता है कि उसने अचानक उसे बुला लिया। जिन्हो उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने एसेंस स्टोन का हिस्सा उसके साथ बांटा और उसका सीक्रेट छुपा कर रखा। जिन्हो पूछता है कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। जिन्हो बताता है कि वो अटैक टीम बनाने की सोच रहा है। ये सुनते ही जिन्हो बिना सोचे मना कर देता है। जिन्हो उसे समझाने की कोशिश करता है। जिन्हो कहता है कि उसे सिर्फ 19 रेड्स में उसकी मदद चाहिए। जिन्हो तुरंत समझ जाता है कि जिन्हो गिल्ड मास्टर बनना चाहता है। वो बहुत रिक्वेस्ट करता है और आखिरकार जिन्हो उसकी बात सुनने के लिए मान जाता है। जिन्हो बताता है कि उसे गिल्ड मास्टर लाइसेंस पाने के लिए 20 रेड्स में हिस्सा लेना होगा और अभी तक उसने सिर्फ
सिर्फ एक मिशन पूरा किया है। वो कहता है कि रिटन एग्जाम तो वो आसानी से पास कर सकता है, लेकिन जब बात बैटल स्किल्स की आती है तो उसे खुद पर भरोसा नहीं है। जिन्हो आगे बताता है कि वो ये सब कंपनी के लिए कर रहा है क्योंकि उसके पिता एक गिल्ड एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। जिन्हो ये सुनकर हैरान होता है, लेकिन समझता है कि डंजन्स में बहुत कीमती सामान मिलता है, इसलिए कंपनी अपनी हंटर्स टीम बनाना चाहती है ताकि लूट का सारा सामान उनका हो। जिन्हो आगे बताता है कि उसके पिता एक एस रैंक हंटर को हायर करके उसे गिल्ड मास्टर बनाना चाहते हैं और उसके भाई को सेकंड इन कमांड बनाना चाहते हैं। जिन्हो को पता है कि देश में सिर्फ 7 एस रैंक हंटर्स हैं और जिन्हो उस एस रैंक हंटर को पकड़ना चाहता है जिसने अभी तक किसी गिल्ड को ज्वाइन नहीं किया है। जिन्हो उसे वार्निंग देता है कि अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो बाकी गिल्ड्स उसके दुश्मन बन जाएंगे। जिन्हो बताता है कि उसका भाई अभी तक अपनी पावर्स अवेकन नहीं कर पाया है, इसलिए वो गिल्ड मास्टर नहीं बन सकता। जिन्हो समझ जाता है कि जिन्हो ताकतवर बनना चाहता है ताकि वो गिल्ड मास्टर बन सके। जिन्हो कहता है कि अगर वो हाई रैंक हंटर्स की जगह लो रैंक हंटर्स के साथ रेड्स करेगा तो उसके पिता का उस पर ज्यादा भरोसा बनेगा। वो जिन्हो को दिखाता है कि उनकी गिल्ड बिल्डिंग प्लान की कीमत 30 बिलियन वन है और ये उसका रिवॉर्ड होगा उसकी मदद करने के लिए। जिन्हो इस प्लान में शामिल खतरों के बारे में सोचता है और आखिरकार जिन्हो का ऑफर ठुकरा देता है। जिन्हो उससे वादा करता है कि अगर उसने उसकी मदद की तो वो उसका सीक्रेट जिंदगी भर छुपा कर रखेगा। जिन्हो उसे गुस्से से घूरता है जिससे जिन्हो के पसीने छूट जाते हैं। दूसरी तरफ डोंगसू अपनी असिस्टेंट लॉरा को सर्वाइवर्स डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए कहता है। लॉरा उसे डॉक्यूमेंट्स देती है और वो दोनों सर्वाइवर्स के नाम पढ़ते हैं। डोंगसू अपने भाई की मौत से गुस्से में है। वो सोचता है कि उन दोनों सर्वाइवर्स को खत्म करने के लिए उसे बस थोड़ा और इंतजार करना होगा। अगली सुबह जिन्हो अपना मॉर्निंग रूटीन शुरू करता है और जीना भी उसके साथ एक्सरसाइज करने आती है। जीना हैरान रह जाती है कि एक ई रैंक हंटर होकर भी उसका भाई इतना तेज कैसे दौड़ सकता है। जिन्हो अपना डेली क्वेस्ट चेक करता है और नोटिस करता है कि हर बार जब वो गोल कंप्लीट करता है उसकी लिमिट बढ़ जाती है। जीना किसी तरह उसके बराबर पहुंचती है, लेकिन तब उसे चक्कर आ जाता है जब उसे पता चलता है कि जिन्हो एक और राउंड लगाने जा रहा है। अब जिन्हो देखता है कि उसकी गोल लिमिट डबल हो चुकी है और उसका डेली क्वेस्ट अब सीक्रेट क्वेस्ट में बदल गया है। उसे रिवॉर्ड मिलता है और वो ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स क्लेम करता है। उसे एक और की मिलती है। सिस्टम बताता है कि ये एस रैंक डंजन की है जो एक स्पेसिफिक लोकेशन पर यूज होगी। इसमें एलिक्सर ऑफ लाइफ मिलेगा जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। जिन्हो अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वो अपनी सोती हुई माँ को देखकर फैसला करता है कि वो एलिक्सर ऑफ लाइफ को हासिल करने के लिए इस डंजन में जाएगा। जिन्हो डंजन गेट खोलता है। उसे पता है कि इस एस रैंक डंजन में जेजू आइलैंड जैसे खतरनाक मॉन्स्टर्स होंगे जिनसे एस रैंक हंटर्स तक हार चुके हैं। अंदर घुसते ही जिन्हो थोड़ा नर्वस होता है और फैसला करता है कि अगर चीजें उसके फेवर में नहीं हुई तो वो टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करके यहाँ से निकल जाएगा। तभी 3 सिर वाला भयानक मॉन्स्टर हेलगेट कीपर सर्बिरस उसके सामने आ जाता है। जिन्हो अपना डैगर निकालता है और डैश स्किल का यूज करके उसकी ओर बढ़ता है। वो अपनी स्पीड का यूज करके उस पर वार करता है, लेकिन सर्बिरस को कोई नुकसान नहीं होता। जिन्हो अपनी मर्डरस इंटेंट स्किल का यूज करता है, लेकिन सर्बिरस उसे कैंसिल कर देता है। मॉन्स्टर उस पर हमला करता है, लेकिन जिन्हो डॉज करते हुए उसके सिर पर वार करता है। डैगर की पैरालिसिस और ड्रेन इफेक्ट कास्ट करने पर भी सर्बिरस इन असर को कैंसिल कर देता है। अब मॉन्स्टर के हमले के दौरान जिन्हो उसे डॉज नहीं कर पाता और मॉन्स्टर के दांत उसके हाथ में धंस जाते हैं। मॉन्स्टर उसे उठाकर फेंक देता है। जिन्हो दर्द से चिल्लाता है और उसकी एचपी तेजी से गिरने लगती है। मॉन्स्टर फिर से हमला करता है और जिन्हो घबराकर डॉज करता है। सिस्टम उसे वार्निंग देता है कि सर्बिरस ने अगले 3 मिनट के लिए अपनी रेज स्किल से अपनी सारी एबिलिटीज को डबल कर लिया है। मॉन्स्टर का अगला पंजा इतनी ताकत से जिन्हो पर पड़ता है कि उसकी एचपी का बड़ा हिस्सा चला जाता है। जिन्हो को समझ नहीं आता कि वो कैसे बचेगा। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता और वो अपनी फुल रिकवरी एबिलिटी का यूज करता है। मॉन्स्टर लगातार हमले करता रहता है और जिन्हो के पास काउंटर अटैक का मौका नहीं बचता। उसकी एचपी आधी रह जाती है। जिन्हो एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाता है और सिस्टम क्रिटिकल एचपी अलर्ट शो करता है। वो सोचता है कि उसे किसी भी तरह 3 मिनट तक सर्वाइव करना होगा ताकि मॉन्स्टर की रेज खत्म हो सके। वो टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर अचानक उस पर हमला कर देता है और टेलीपोर्टेशन स्टोन टूट जाता है। उसकी एचपी सिर्फ 511 रह जाती है। वो शॉप स्टोर से 3 हीलिंग पोशंस खरीदता है जो उसकी एचपी को सिर्फ 100 पॉइंट्स बढ़ाते हैं। तभी उसे इन्वेंट्री में कसाका की वेनम बॉटल दिखती है। उसे याद आता है कि उसकी बॉडी टॉक्सिन्स के लिए इम्यून है। वो वेनम पी लेता है जिससे उसकी बॉडी में 20% डैमेज होता है। मॉन्स्टर उसे ढूंढता है और हमला करता है, लेकिन अब जिन्हो के पास मुकाबला करने की ताकत आ चुकी है। मॉन्स्टर की रेज स्किल खत्म हो जाती है और जिन्हो इस मौके का फायदा उठाकर जितने हो सकते हैं उतने वार करता है। मॉन्स्टर फिर भी नहीं मरता और जिन्हो को जबड़े में पकड़ लेता है। उसकी एचपी अब सिर्फ 174 रह जाती है, लेकिन जिन्हो हार नहीं मानता। अपनी आखिरी बची ताकत से वो मॉन्स्टर की वीक स्पॉट पर बार बार वार करता है और आखिरकार मॉन्स्टर मर जाता है। सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि सर्बिरस को हराया जा चुका है और जिन्हो का लेवल बढ़ता जाता है। उसकी चोटें खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। उसे डिमन कासल की और एलिक्सर ऑफ लाइफ का फॉर्मूला मिलता है। सिस्टम बताता है कि एलिक्सर को बनाने के लिए उसे डिमन कासल में 3 रेयर आइटम्स की जरूरत होगी। इस फाइट के बाद जिन्हो को अंदाजा हो गया कि अगर वो इस लेवल पे डिमन कासल के अंदर जाएगा तो उसकी मौत पक्की है, इसलिए वो वापस लौटने का फैसला करता है और इस बार वो ताकतवर बनकर ही वहाँ जल्द जाएगा। जिन्हो अब जिन्हो से मुलाकात करता है और कहता है कि उसने अपना मन बदल लिया है। वो उसके साथ रेड्स पर जरूर जाएगा, लेकिन उसकी एक शर्त है, वो डंजन में अकेले जाएंगे। जिन्हो ये सुनकर चौंक जाता
आता है और उसे याद दिलाता है कि सी रैंक डंजन्स में जाने के लिए कम से कम 8 मेंबर्स की जरूरत होती है। जिन्हो कहता है कि वो लोग किराए पर मेंबर्स रख सकते हैं जैसे डोंगसुक ने किया था। जिन्हो कहता है कि ये काफी रिस्की हो सकता है। जिन्हो समझाता है कि वो दोनों आराम से 19 रेड्स क्लियर कर लेंगे। अगर उनकी स्ट्राइक टीम बिना चोट खाए सारे डंजन्स क्लियर करती है तो ये जिन्हो के पिता को इम्प्रेस करने के लिए काफी होगा। जिन्हो उसकी बात मान जाता है और बाकी मेंबर्स ढूंढने का फैसला करता है। दूसरी तरफ हम चा को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। रेस्ट के दौरान एक आदमी उससे मिलने आता है जो उसे यूजिन कंस्ट्रक्शन की नई गिल्ड में गिल्ड मास्टर बनने का ऑफर देता है। वहीं जिन्हो के पिता म्योंगहन उससे कहते हैं कि डंजन्स के आने के बाद ये दुनिया काफी बदल चुकी है। वो बताते हैं कि रिसोर्सेज के बिना ये इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन नहीं हो सकता। म्योंगहन को पता है कि दुनिया अब हंटर्स पर निर्भर है क्योंकि वही रिसोर्सेज ला सकते हैं और हंटर एसोसिएशन सब कुछ कंट्रोल करती है। असली मुनाफा तो गिल्ड कमा रही है। वो आगे बताते हैं कि दुनिया की टॉप 5 गिल्ड सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रही है, इसलिए वो अपनी गिल्ड एस्टैब्लिश करना चाहते हैं क्योंकि इससे सबका फायदा होगा। उधर जिन वो अपनी डेली क्वेस्ट पूरी करता है और उसे पता चलता है कि अब वो अपने गोल्स की लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए उसे ब्लेस्ड लूट बॉक्स मिलना मुश्किल है। लेकिन उसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कोई आइटम चाहिए, इसलिए वो रेगुलर लूट बॉक्स चेक करता है और उसे एक बिंगो कार्ड मिलता है जिसे देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है। अब उसे लगता है कि डेली क्वेस्ट किसी काम की नहीं है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उसे मॉन्स्टर से लड़ना होगा। वो पेनल्टी जोन में जाकर सेंटीपीड को हराने की सोचता है, लेकिन उसे शक होता है कि शायद उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स ना मिले। तभी उसे एक मैसेज मिलता है कि हंटर एसोसिएशन को डी रैंक गेट्स के लिए हंटर्स चाहिए। वो जाने का फैसला करता है क्योंकि उसके पास स्ट्रॉन्ग बनने का कोई और तरीका नहीं है। दूसरी तरफ डोजो में सॉन्ग अपने स्टूडेंट के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। उसे भी हंटर एसोसिएशन से मैसेज आता है। उसका स्टूडेंट पूछता है कि क्या वो रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोच रहा। सॉन्ग कहता है कि ये सच है कि हाथ गंवाने के कारण वो किसी काम का नहीं रहा, लेकिन जितनी भी उसकी जिंदगी बची है वो उसे समाज की भलाई में लगाना चाहता है। अब हम किम और उसकी फैमिली को देखते हैं। उसे भी इमरजेंसी कॉल आता है। उसकी वाइफ उससे हंटर की नौकरी छोड़ने को कहती है क्योंकि पिछली रेड में वो मरते मरते बचा था, लेकिन किम को अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं हंटर गिल्ड में चॉय बैक से बात कर रहा है। चॉय गुस्से में है क्योंकि उसे लगता है कि बैक ने उसे इंटरव्यू में फंसा दिया। चॉय कहता है कि वो बैक जितना टैलेंटेड नहीं है। बैक बताता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन अपनी नई गिल्ड खोलने वाली है, लेकिन चॉय को पहले से ये बात पता थी। वो पूछता है कि असली वजह क्या है कि उसे यहाँ बुलाया गया। दूसरी तरफ जूही को उसकी माँ का कॉल आता है। उसकी माँ उससे वरीड होकर कहती है कि उसे हंटर की नौकरी छोड़ देनी चाहिए। ये सुनकर जूही गुस्से में आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि वो उसकी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश ना करे। जूही खुद से सवाल करती है कि क्या वो इस काम के लिए बनी है, लेकिन फिर भी वो इसे जारी रखना चाहती है। तभी उसे भी इमरजेंसी रेड के लिए कॉल आता है। अब चा चॉय से मिलती है और बताती है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन ने उसे गिल्ड मास्टर बनने का ऑफर दिया था, जिसे उसने ठुकरा दिया। ये सुनकर चॉय खुश होता है। चा पूछती है कि उसने बैग को देखा था, वो यहाँ क्या कर रहा था। अब हमें पता चलता है कि चॉय ने बैग को जेजू आइलैंड के बारे में बताया था, जिसे उनकी रेड फेल होने के बाद सील कर दिया गया था। चॉय उस आइलैंड को क्लियर करना चाहता है, जिसके लिए उसने बैग को नए ताकतवर हंटर्स ढूंढने के लिए कहा है। बैग को वो घटना याद आती है जब उसने अपने खास दोस्तों को उस रेड में खो दिया था और वो कुछ नहीं कर पाया। उधर एक मिस्टीरियस आदमी एक हंटर से किसी को मारने की रिक्वेस्ट कर रहा है। वहीं सॉन्ग सोच रहा है कि उसे मैजिकल पावर्स क्यों मिली, जबकि वो एक स्वॉर्ड्समैन है। उसे लगता है कि इसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा। तभी रास्ते में वो जिन्वो से टकरा जाता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसका पैर पूरी तरह ठीक है। जिन्वो बताता है कि जब हॉस्पिटल में उसकी आंख खुली तो उसका पैर ठीक हो चुका था। सॉन्ग को लगता है कि किसी हाई रैंक हीलर ने उसका पैर ठीक किया होगा। वो इसके लिए बहुत खुश होता है, लेकिन जिन्वो ये देखकर दुखी हो जाता है कि सॉन्ग का हाथ अभी भी ठीक नहीं हुआ। अब दोनों को पता चलता है कि दोनों एक ही रेड पर जा रहे हैं। गेट के पास पहुंचकर उन्हें पिछले डंजन के बाकी सर्वाइवर्स मिलते हैं। जूही उन्हें देखकर खुश हो जाती है, लेकिन किम मुंह फेर लेता है क्योंकि पिछली बार की अपनी हरकत के लिए वो अब भी शर्मिंदा है। जूही हैरान होती है कि जिन्वो का लुक काफी बदल चुका है और उसका पैर भी वापस आ गया है। तभी अचानक वहाँ एक वैन पहुंचती है जिसमें से 3 क्रिमिनल्स बाहर निकलते हैं। असिस्टेंट उन्हें बताती है कि इन क्रिमिनल्स को एसोसिएशन ने डंजन को क्लियर करने के लिए भेजा है क्योंकि इस इलाके में हंटर्स की कमी हो गई है। वो भरोसा दिलाती है कि ये क्रिमिनल्स उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि उनके साथ बी रैंक हंटर कैंग भी है। कैंग इन क्रिमिनल्स पर नजर रखेगा ताकि अगर उन्होंने कोई चालाकी की तो वो उन्हें तुरंत मार देगा। जिन्वो को इस पर शक होता है और वो जूही को घर वापस जाने को कहता है, लेकिन जूही मना कर देती है और कहती है कि वो जिन्वो के साथ ही रहेगी। कैंग क्रिमिनल्स की हथकड़ियां खोल देता है और वार्निंग देता है कि अगर उन्होंने कोई चालाकी की तो उन्हें मार दिया जाएगा। फिर वो बाकी रेड मेंबर्स से पूछता है कि टीम को कौन लीड करेगा। सॉन्ग जिन्वो से पूछता है कि क्या वो टीम लीड कर सकता है। जिन्वो को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। सॉन्ग उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि पिछली बार 7 लोग उसकी वजह से मरे थे, लेकिन सिर्फ जिन्वो की वजह से 6 लोग जिंदा बचे। अब टीम गेट के अंदर एंटर करती है जहाँ गॉब्लिन्स उन पर हमला कर देते हैं। क्रिमिनल्स उन्हें आसानी से मार देते हैं। सॉन्ग ये देखकर इंप्रेस होता है कि जिन्वो अब कितना ताकतवर हो चुका है। वो जिन्वो से पूछता है कि उसे इतना अच्छा डैगर कहाँ से मिला। जिन्वो बस मुस्कुराता है। जूही कहती है कि अब उसे जिन्वो को हील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉन्ग जिन्वो के ऑरा को देखकर समझ जाता है कि वो काफी पावरफुल हो चुका है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें 3 रास्ते दिखाई देते हैं। गैंग सुझाव देता है कि उन्हें अब अलग अलग ग्रुप में बढ़
जाना चाहिए। वो क्रिमिनल्स को लेकर एक रास्ते पर जाएगा। जिनवो को अपनी परसेप्शन स्किल से पता चलता है कि बॉस कहाँ है और गॉब्लिन्स को मारकर उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, इसलिए वो सॉन्ग को बाएं वाले रास्ते पर जाने को कहता है। सभी अलग अलग रास्तों पर बढ़ जाते हैं। किम और उसका साथी गॉब्लिन्स को मारकर खुश होते हैं। किम कहता है कि इन गॉब्लिन्स को हराना कितना आसान है, लेकिन उसका साथी उसे पिछले डंजन के इंसिडेंट की याद दिलाता है। किम उदास हो जाता है और फैसला करता है कि इस मिशन के बाद वो जिनवो से माफी मांगेगा। दूसरी तरफ क्रिमिनल्स गॉब्लिन्स को मारते मारते बोर हो जाते हैं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कैंग एक बूढ़े आदमी से बात कर रहा था, जिसने उसे बताया था कि कैसे उन 3 क्रिमिनल्स ने उसकी बेटी के साथ गलत किया और इस वजह से उसने अपनी जान ले ली। बूढ़े आदमी ने कैंग को पैसों का एक बैग दिया और कहा कि डंजन के अंदर जो होता है वो बाहर नहीं आता। प्रेजेंट में कैंग उन क्रिमिनल्स को धोखा देता है और उन्हें बेरहमी से मार देता है। वो उनमें से एक को टॉर्चर करने लगता है। तभी अचानक किम वहां पहुंच जाता है। कैंग को एहसास होता है कि ये रास्ते आपस में जुड़े हुए हैं और बॉस बाय वाले रास्ते पर है। कैंग बाकी क्रिमिनल्स को भी मार डालता है। इसी दौरान जिनवो को कैंग की याद आती है। जब वो उसे हॉस्पिटल में मिला था तभी उन्हें चीखने की आवाज सुनाई देती है। जिनवो और बाकी टीम दौड़कर वहां पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक क्रिमिनल की लाश मिलती है। किम का साथी मर चुका है और किम बुरी हालत में पड़ा है। जूही उसे हील करने लगती है। सॉन्ग बताता है कि किम पर ब्लेड से हमला किया गया है। किम को लगता है कि उसकी जान नहीं बच पाएगी, लेकिन जिनवो उसे याद दिलाता है कि उसकी फैमिली उसका इंतजार कर रही है और उसे जिंदा रहना होगा। किम रोते हुए कहता है कि काश वो सही मौके पर जिनवो से माफी मांग पाता। वो जिनवो से दिल से माफी मांगता है और आखिरी सांस लेता है। ऊपर कैंग ये सब देख रहा होता है। वो हमले के लिए तैयार होता है। जैसे ही कैंग जिनवो और बाकी टीम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिनवो उसे तुरंत रोक देता है। कैंग जिनवो की तेजी देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन सॉन्ग को हैरानी होती है कि एसोसिएशन का एक आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। सॉन्ग कैंग का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है और जिनवो को पीछे हटने को कहता है। उसे लगता है कि जिनवो अभी इतना ताकतवर नहीं है। सॉन्ग जूही को उसके ऊपर फिजिकल स्ट्रेंथ बफ लगाने को कहता है। उसे लगता है कि असैसिन टाइप का डिफेंस कमजोर होता है, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप से उसको हरा सकता है। कैंग को ये देख हंसी आ जाती है कि मेज टाइप का बंदा अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप पर निर्भर है, पर जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि उसकी स्किल्स लाजवाब हैं। हालांकि वो सॉन्ग को घायल करता है, लेकिन जूही उसे तुरंत हील कर देती है। कैंग ये देखकर चिढ़ जाता है और सोचता है कि उसे पहले जूही को मारना होगा। वो उसकी तरफ भागता है, पर सॉन्ग उसे रोक देता है और कहता है कि वो स्वॉर्ड्समैनशिप के मामले में मात नहीं खा सकता। कैंग अपनी स्पीड बढ़ाता है और सॉन्ग को चारों तरफ से काटता जाता है। जूही उसे हील करने की कोशिश करती है, पर उसकी ताकत खत्म हो जाती है। कैंग कहता है कि अब उसका खेल खत्म हुआ, लेकिन तभी सॉन्ग उसे उड़ाने के लिए फायर का यूज कर देता है। कैंग उसके हमले से बच जाता है और उसकी तारीफ करता है कि उसने सोर्ड का यूज करके उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की। वो जैसे ही सॉन्ग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिनवो अचानक आकर सॉन्ग को बचा लेता है। कैंग ये देख भड़क जाता है और पूछता है कि आखिर वो है कौन। जिनवो कहता है कि वो एक ई रैंक हंटर है, पर कैंग को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता क्योंकि उसने 2 बार उसके हमलों को ब्लॉक किया है। कैंग इस नतीजे पर पहुंचता है कि जिनवो की सेकंड अवेकनिंग हुई है। सॉन्ग और जूही ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि ये डबल डंजन के दौरान हुआ होगा। कैंग को आखिरकार याद आता है कि जिनवो असल में कौन है। उसे लगता है कि वो अभी भी उस पर भारी पड़ेगा क्योंकि उसके पास काफी फाइट एक्सपीरियंस है। जिनवो को हैरानी होती है और वो पूछता है कि कैंग ये सब क्यों कर रहा है। इस पर कैंग बताता है कि किसी के फादर ने उसे इन क्रिमिनल्स को मारने के लिए कहा और ये सब वो जस्टिस के लिए कर रहा है। लेकिन जिनवो असल में किम के बारे में पूछ रहा था। वो कहता है कि कैंग उन्हें मारने के बजाय टॉर्चर करके चुप रहने को कह सकता था। जिनवो को लगता है कि कैंग जस्टिस के नाम पर झूठ बोल रहा है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैंग ने उस आदमी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था और ये साफ साफ बताया कि वो टॉप हंटर में से एक है जिसे कई गिल्ड्स अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। लेकिन उसने हंटर एसोसिएशन इसलिए ज्वाइन की क्योंकि उसे मॉन्स्टर्स से ज्यादा इंसानों को मारने में मजा आता है। अब वो जिनवो से फाइट करने लगता है। सॉन्ग शॉक है कि ये लोग कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं। दोनों की स्पीड बराबर है, पर कैंग को लगता है कि उसके पास हाई रैंक से लड़ने का एक्सपीरियंस है जो जिनवो पर भारी पड़ेगा। कंग जिनवो की आंखों में मिट्टी फेंकता है और उस पर कई कट्स मारता है, जिससे जिनवो का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसे कैंग को हराने का क्वेस्ट मिलता है। जिनवो की पावर्स इकट्ठा होती हैं और वो और भी ज्यादा तेज हो जाता है। कैंग जिनवो के डैगर के पॉइजन से हिट हो जाता है। फिर कैंग अपनी स्किल यूज करने का फैसला करता है और हवा में अचानक गायब हो जाता है। जिनवो उसे ढूंढने की कोशिश करता है, जिस पर कैंग बताता है कि उसकी स्टेल्थ स्किल ने उसे पूरी तरह छुपा रखा है। वो जिनवो पर कई हमले करता है जिन्हें जिनवो ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन कैंग उसका पैर घायल कर देता है। कैंग बताता है कि जिनवो पहला इंसान है जिसने उसे ये स्किल यूज करने पर मजबूर किया है। अब जिनवो फास्ट मूव नहीं कर पाएगा, लेकिन जिनवो अपनी फुल रिकवरी का यूज कर तुरंत हील हो जाता है। ये देखकर कैंग हैरान हो जाता है कि एक कॉम्बैट हंटर कैसे हीलिंग मैजिक का यूज कर सकता है। वो सोचने लगता है कि जिनवो उसके लिए खतरनाक है। कैंग गायब होकर जिनवो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अब जिनवो उसकी ब्लड लस्ट का पता लगाकर उसके हर हमले को ब्लॉक कर पा रहा था। जिनवो अपनी मर्डरस इंटेंट स्किल का यूज करता है और कैंग पर भारी पड़ जाता है। उसका खेल तुरंत ही ओवर हो जाता है। जिनवो की क्वेस्ट पूरी होती है और उसे रिवॉर्ड में स्टेल्थ स्किल मिलती है। कैंग पूछता है कि आखिर जिनवो के पास इतनी सारी स्किल्स कैसे हैं। इस पर जिनवो बस इतना कहता है कि वो ऐसा हंटर है जो हर बैटल के बाद और पावरफुल हो जाता है। जिनवो महसूस करता है कि जितना वो ताकतवर बनता जा रहा है उतना ही उसके अंदर कुछ गिरता जा रहा है। जो
जूही उन्हें बचाने के लिए जिनवो का शुक्रिया अदा करती है। जिनवो अब डंजन को क्लियर करने के लिए बॉस की ओर बढ़ता है। अब जिनचुल उनकी लोकेशन पर पहुंचता है और ये जानकर हैरान होता है कि कैंग अब तक सीक्रेटली लोगों को मार रहा था। उसे लगता है कि एक सुपरवाइजर के तौर पर ये उसकी गलती है। उसकी असिस्टेंट उसे सर्वाइवर्स के पास ले जाती है और वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि उनके साथ जिनवो है। वो उनसे पूछता है कि कैंग को किसने हराया। जिनवो को लगता है कि अब वो एक्सपोज हो जाएगा, जिसका मतलब है कि उसे जिन्हो के साथ अपनी डील कैंसिल करनी पड़ेगी। लेकिन अचानक सॉन्ग कहता है कि उसने कैंग को हराया। जिनचुल को हैरानी होती है कि उसने ये अकेले कैसे किया। सॉन्ग बताता है कि ये सब हीलर की वजह से ही मुमकिन हो पाया। जिनचुल को फिर भी डाउट होता है, लेकिन वो अभी के लिए ये बात मान लेता है। जिनवो सोचता है कि वो अभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता क्योंकि उसने कैंग को हरा दिया, लेकिन उसे सेंस हो रहा है कि जिनचुल रैंक है और उसके खिलाफ वो अभी खड़ा नहीं हो सकता। सॉन्ग जिनवो से माफी मांगता है कि उसे बीच में आना पड़ा, लेकिन वो ये भी कहता है कि जिनवो के पास अपनी स्ट्रेंथ को छुपाने की कोई ठोस वजह जरूर होगी और ये उसका तरीका है उसका एहसान चुकाने का। उस रात सब कुछ शांत हो चुका था। जूही सोच रही थी कि क्या जिनवो को वो मैजिक स्टोन याद है जो उसने उसे दिया था। बाद में जिनवो और जूही थोड़ी वॉक पर गए और कैजुअली बातें करने लगे। जूही ने देखा कि जिनवो कितना बदल चुका है। अब वो पूरी तरह से मस्कुलर और कॉन्फिडेंट दिखता था। दूसरी तरफ जूही ने महसूस किया कि वो अभी भी वैसी ही है। उसने माना कि वो एक सही हंटर बनने के लिए बहुत शाय है। उसे ए रैंक रेड्स में जाना चाहिए, लेकिन वो हमेशा लोअर रैंक रेड्स को चुनती थी। हालांकि उसे इसका कोई अफसोस नहीं था क्योंकि इसी वजह से वो जिनवो से मिली। उसने याद किया कि जिनवो हर बार रेड्स में घायल हो जाता था और उसे हील करते हुए उसने उसकी डिटरमिन्ड आईज को कई बार देखा था। वो कभी हार मानने वाला नहीं था। मुस्कुराते हुए जूही ने जिनवो को वो मैजिक स्टोन वापस दिया और बताया कि उसने हंटर से रिटायर करने का फैसला कर लिया है। अब वो अपने पेरेंट्स के पास लौटकर रहने जा रही है। दोनों ने वादा किया कि अगर कभी फिर से मिले तो साथ समय बिताएंगे। वहीं दूसरी ओर जिनचुल अभी भी जिनवो को लेकर स्केप्टिकल था। उसे ये बात अजीब लग रही थी कि एक ई रैंक हंटर बी रैंक कैंग को हरा सकता है, लेकिन क्योंकि जिनवो के रिकॉर्ड्स में कोई रीअवेकनिंग नहीं दिखी, उसने इस बात को जाने दिया। हालांकि उसने जिनवो को कैंग के भाई डोंगसुक के बारे में चेतावनी दी। डोंगसुक एक एस रैंक हंटर है और शायद जिनवो के पीछे आ सकता है क्योंकि जिनवो जिंदा बच गया जबकि उसका भाई नहीं। जिनचुल ने बताया कि एस रैंक हंटर्स कानून के दायरे से बाहर होते हैं। जिनवो इस बात से डरा नहीं बल्कि इसे और ताकतवर बनने की एक और वजह मान लिया। उसे पता था कि अगर उसने अपनी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाई तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। अगले दिन जिनवो ने जिन्हो से मुलाकात की। जिन्हो ने उसे अपनी स्ट्राइक टीम से मिलवाया। उसने बताया कि ये सभी क्वालिफाइड हंटर्स हैं लेकिन किसी न किसी कारण से स्ट्रगलिंग हैं। जिनवो ने देखा कि उनमें से एक हाई स्कूल की लड़की थी। जिन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि वो लाइसेंस्ड हंटर है, लेकिन जिनवो को पता चला कि उसका कोई रैंकिंग एक्सपीरियंस नहीं है। जिनवो ने साफ कर दिया कि टीम को डंजन के अंदर कुछ भी नहीं करना होगा, सब कुछ वो और जिन्हो संभालेंगे। हर टीम मेंबर को 3 मिलियन युआन का पेमेंट मिलेगा, लेकिन उन्हें इस बारे में किसी को भी बताने की इजाजत नहीं होगी। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें 10 गुना रकम चुकानी पड़ेगी। जिनवू जिसने पहले कैंग को हराया था ने स्टेल्थ स्किल सीखी थी। जिन्हो महंगे आर्मर में तैयार था। जिनवो ने उसकी तारीफ नहीं की बल्कि उसे उतारने को कहा, सिर्फ हेलमेट रखने की अनुमति दी। दोनों सी रैंक डंजन में दाखिल हुए जबकि बाहर खड़े अन्य हंटर्स उनकी कैपेबिलिटी पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन जिनवो और जिन्हो को किसी की परवाह नहीं थी। जिनवो की बहन सोच रही थी कि उसकी दोस्त सॉन्गी कहाँ है। असल में सॉन्गी वही हाई स्कूल की लड़की थी जो जिन्हो की स्ट्राइक टीम में थी। वहीं दूसरे हंटर्स अनुमान लगा रहे थे कि जिनवो और जिन्हो को रेड क्लियर करने में कितना समय लगेगा। जब गेट बंद हुआ ये दर्शाते हुए कि डंजन क्लियर हो चुका है, बाहर खड़े सभी लोग चौंक गए। जिन्हो ने कोई ध्यान नहीं दिया और जिन्हो को जल्दी करने के लिए कहा। उनका गोल एक दिन में 3 डंजन्स क्लियर करना था। एक और रेड में जिन्हो ने गॉब्लिन्स के ग्रुप को खत्म कर दिया जबकि जिन्हो ने रिसोर्सेज माइन किए। जैसे जैसे दिन बीतते गए जिन्हो और जिन्हो ने कई डंजन्स क्लियर किए। मॉन्स्टर्स और स्ट्रांग होते गए, लेकिन जिन्हो की कैपेबिलिटीज उनसे ज्यादा तेजी से बढ़ी। उसकी स्टेल्थ स्किल और डैश स्किल बेहद यूजफुल साबित हुई। उसने नई स्किल्स भी हासिल की, लेकिन उसके पास उन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त माना नहीं था। इसे बैलेंस करने के लिए जिन्हो ने माना पोशंस का इस्तेमाल करना शुरू किया और आगे इंटेलेक्ट स्टार्ट बढ़ाने का फैसला किया। हालांकि उसने खुद को डीमन कैसल में वापस जाने से रोका। उसे लगा कि उसकी करंट स्ट्रेंथ बी रैंक और ए रैंक हंटर के बीच कहीं है, इतनी नहीं कि उस हाई लेवल चैलेंज का सामना कर सके। जैसे ही जिन्हो ने अपनी स्ट्रैटेजी तैयार की, सिस्टम ने उसे एक नोटिफिकेशन दिया। उसने जॉब चेंज क्वेस्ट के लिए रिक्वायर्ड लेवल हासिल कर लिया था। कहीं और एक और गिल्ड के मैनेजर एन को बताया जाता है कि एक स्ट्राइक टीम डबल मार्केट रेट पर सी रैंक गेट्स के राइट्स खरीद रही है। उनके लीडर एक अमीर लड़का जिन्हो है, लेकिन उनकी टीम जैसे बस इकट्ठा कर दी गई हो। एन को जिन्हो का नाम याद आता है जो डबल डंजन इंसिडेंट से जुड़ा था और उसे लगता है कि यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प चल रहा है। इस बीच जिन्हो और जिन्हो एक और पोर्टल से जीतकर बाहर आते हैं। जिन्हो को लगता है कि सॉन्गी को शायद कोई आई प्रॉब्लम है, लेकिन वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ एन की असिस्टेंट हैरान होती है जब वो सुनती है कि एन को लगता है कि जिन्हो ने रीअवेकन किया है। एन को शक है क्योंकि जिन्हो ने 3 बड़ी डिजास्टर्स से खुद को बचा लिया था जहाँ हर बार भारी नुकसान हुआ, लेकिन वो हमेशा जिंदा बचा। एन को लगता है कि जिन्हो रीअवेकनिंग की वजह से ऐसा कर पाया। एन जिन्हो को स्काउट करने के लिए पोर्टल तक जाता है, लेकिन वहाँ उसे एक अलग ही नजारा दिखता है। सॉन्गी समझाती है कि ये इलाका ऑफ लिमिट्स है और उसे ये बताना पड़ता है कि वो भी हंटर है। एन को पता चलता है कि जिन्हो ने पूरे स्ट्राइक टीम को
बाहर छोड़ दिया और खुद डंजन के अंदर गया। एन को लगता है कि जिनवो उसकी अब तक की सबसे बड़ी खोज हो सकता है, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। बाद में जिनवो और जिनहो फिर से जीत कर बाहर आते हैं। जिनवो जिनहो को बताता है कि अगले दिन वो बिजी रहेगा और कोई रेड नहीं कर पाएगा, इसलिए वो कुछ रेड्स रोक देते हैं। दूसरी तरफ हम एक अजीब सीन देखते हैं जहाँ चॉय एक नाइटमेयर से उठता है। वो कुछ पेपर्स देखता है और तय करता है कि जेजू आइलैंड पर रिकॉनेसेंस मिशन का समय करीब आ गया है। जिनवो का दिन रेडिंग में बीतता है। एन उससे मिलने आता है और अपना परिचय व्हाइट टाइगर गिल्ड के मैनेजर के रूप में देता है। ये गिल्ड देश की सबसे बड़ी गिल्ड्स में से एक है और हमेशा नए टैलेंट की तलाश में रहती है। एन सीधे मुद्दे पर आता है और जिनवो को यूजन कंस्ट्रक्शन से डबल पेमेंट ऑफर करता है अगर वो उनकी गिल्ड ज्वाइन करता है। जिनवो इसके जवाब में पूछता है कि उनकी गिल्ड का हेडक्वार्टर कितना कीमती है। एन बताता है कि इसकी कीमत 50 बिलियन है। जिनवो चौंका देता है जब वो बताता है कि यूजन कंस्ट्रक्शन उसे 30 बिलियन की बिल्डिंग दे रही है। जिनवो प्रूफ दिखाता है, लेकिन एन कबूल करता है कि वो इतनी बड़ी डील नहीं दे सकता। जिनवो वहां से चला जाता है, लेकिन उसे ये जानना था कि एन ने उसके बारे में कैसे सुना। जिनवो उसे डराता है और पूछता है कि क्या वो उसकी जासूसी कर रहा था। जिनवो अचानक गायब हो जाता है और स्टेल्थ स्किल का यूज कर एन को कट देता है। एन ये सोचकर हैरान रह जाता है कि जिनवो ने रीअवेकनिंग के साथ स्टेल्थ एबिलिटी भी हासिल कर ली है। जिनवो उसे चेतावनी देता है कि अगर उसके बारे में बात बाहर निकली तो वो सबसे पहले उसे और उसके साथियों को जिम्मेदार मानेगा। एन वादा करता है कि वो सब कुछ सीक्रेट रखेगा। जिनवो उसे एक पोशन देता है जिससे उसका घाव भर जाए। अगले दिन जिनहो कंफर्म करता है कि उन्हें 600 मिलियन युआन मिल गए हैं। जिनहो को हैरानी होती है कि जिनवो ने इतने पैसे कैसे वसूल किए। दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर गिल्ड में एन को पता चलता है कि जिनवो ने उसे बेवकूफ बनाया। जिनवो एक मैसेज भेजता है कि अब वे दोनों बराबर हैं। एन समझ जाता है कि जिनवो कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे पंगा लिया जाए। इस बीच जिनवो अपने जॉब चेंज क्वेस्ट के लिए एक सुनसान जंगल में पहुंचता है। उसे नहीं पता कि ये मिशन कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो तैयार है। जिनवो ने पहले 2 डंजन्स एक्सप्लोर किए थे जो की से एक्सेसिबल थे। अब तक उसे सिर्फ पेनल्टी और इमरजेंसी क्वेस्ट को तुरंत पूरा करना पड़ा था, लेकिन ये जॉब क्वेस्ट अलग थी और उसे डिसीजन लेने का टाइम भी दिया गया था। जिनवो को लगा कि ये क्वेस्ट उसे स्ट्रॉन्गर बना सकती है और उसकी जॉब के लिए बेस्ट सूटेड स्किल्स दे सकती है, इसलिए उसने इसे एक्सेप्ट कर लिया। गेट ओपन होते ही उसे याद आया कि उसने अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया। उसने सोचा बाद में कर लूंगा और गेट के अंदर जाते हुए बोला अब असली गेम शुरू होता है। दूसरी तरफ यू अपने फादर के साथ डिनर कर रहा था और उनके ब्रदर भी उनके साथ थे। डंजन के अंदर जिनवो को क्विकली रियलाइज हुआ कि वो ना तो पोशंस यूज कर सकता है और ना ही फुल रिकवरी स्किल, और सबसे बड़ी बात वो तब तक डंजन से बाहर नहीं निकल सकता जब तक क्वेस्ट कंप्लीट ना हो जाए। उसे हर स्टेप पर केयरफुल रहना था। तभी उसे कुछ पास आता हुआ सुनाई दिया। उसने खुद को प्रिपेयर किया और देखा कि एक आर्मर टाइप मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ रहा है। जिनवो ने तुरंत अटैक किया, लेकिन उसे शॉक लगा जब उसके अटैक का कोई असर नहीं हुआ। मॉन्स्टर की ताकत ने उसे सरप्राइज कर दिया। जिनवो ने दोबारा अटैक किया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने कई अटैक्स डॉज किए और बोला मैं इससे भी टफ मॉन्स्टर्स से लड़ चुका हूँ। फिर उसने बेयर हैंड्स का यूज करते हुए मॉन्स्टर को फाड़ दिया। मॉन्स्टर को हराने के बाद भी जिनवो खुश नहीं था। उसे लगा कि उसने फेटल स्ट्राइक स्किल का एक यूज वेस्ट कर दिया, लेकिन उसे सोचने का ज्यादा टाइम नहीं मिला क्योंकि एक और मॉन्स्टर उसकी तरफ आ रहा था। दूसरी तरफ जिनसंग के फादर ने उससे पूछा कि गिल्ड एस्टैब्लिश करने का काम कैसे चल रहा है। जिनसंग ने एडमिट किया कि सभी एस रैंक हंटर्स ने उनके ऑफर्स डिक्लाइन कर दिए थे। जिनसंग जिन्हो से कहता है कि उसे पता है तुम सीक्रेट में कुछ काम कर रहे हो। उसे ये भी पता है कि तुम सी रैंक रेड्स खरीदने की कोशिश कर रहे हो ताकि खुद को एस्टैब्लिश कर सको, लेकिन वो साफ साफ वार्न करता है मेरे रास्ते में मत आना। जिन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो सोच रहा था कि उसके ब्रदर को ये नहीं पता कि उसका पार्टनर जिनवो कितना पावरफुल है। रंजन में जिनवो नॉन स्टॉप मॉन्स्टर्स से लड़ रहा था। उसने कई मॉन्स्टर्स को हराया और महसूस किया कि उसे अब रेस्ट करना होगा, लेकिन तभी उसने एक स्टेल्थ टाइप मॉन्स्टर को सेंस किया। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि वो एक मेज लाइट मैजिक का यूज कर रहा था। जिनवो ने सोचा ये काफी अजीब है। आर्मर्ड मॉन्स्टर और इन नए एनिमीज की स्किल्स ने उसे अपने पुराने बैटल्स की याद दिला दी। क्वेस्ट उससे एक्सपेक्टेड से काफी टफ साबित हो रही थी। बैटल के बीच जिनवो ने अपने एनिमीज को एनालाइज किया। उसे समझ आया कि आर्मर्ड मॉन्स्टर को हराने के लिए इमेंस स्ट्रेंथ चाहिए, स्टेल्थी मॉन्स्टर को डिटेक्ट करने के लिए हाई परसेप्शन और मेज को काउंटर करने के लिए इंटेलेक्ट की जरूरत थी। लेकिन जिनवो ने इंटेलेक्ट स्टैट पर ज्यादा फोकस नहीं किया था। फटीग बढ़ने के बावजूद जिनवो ने मॉन्स्टर्स को हराया। उसे रिवॉर्ड के रूप में एक चेस्ट प्लेट मिली। जब उसने उसे पहना तो उसे राहत मिली कि वो लाइट वेट थी, इनविजिबल हो सकती थी और उसकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही थी। स्ट्रॉन्गर महसूस करते हुए जिनवो ने डंजन के एक बड़े दरवाजे को खोला। एक तेज हवा का झोंका आया जिसने उसकी स्पाइन में चिल्स भर दिए। अंदर एक थ्रोन रूम था और वहाँ एक नाइट कमांडर जिसका नाम एग्रिस था उसका इंतजार कर रहा था। एग्रिस का नेम टैग रेड कलर में ग्लोइंग था जो उसकी एक्सट्रीम डेंजर को सिग्नल कर रहा था। जिनवो को वो प्रेशर महसूस हुआ जो उसने डबल डंजन इंसिडेंट के दौरान महसूस किया था। बिना वार्निंग के एग्रिस ने बहुत तेज स्पीड से अटैक किया और मैसिव पिलर्स को ऐसे काट दिया जैसे वो छोटे ट्री ब्रांचेस हों। जिनवो ने अपनी स्पीड का यूज करते हुए डॉज किया और काउंटर अटैक किया, लेकिन उसकी ब्लेड एग्रिस की आर्मर पर कोई असर नहीं कर सकी। जिनवो ने रियलाइज किया कि उनकी स्पीड बराबर थी, लेकिन एग्रिस की स्ट्रेंथ उससे काफी ज्यादा थी। ये उसकी टफेस्ट फाइट साबित होने वाली थी। डिटरमेंट होकर जिनवो ने डिसाइड किया कि उसे एग्रिस के आर्मर को डैमेज करने के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। उसने अपना डैगर वापस रखा। सरप्राइजिंगली एग्रिस ने भी अपने वेपन्स को डिस्कार्ड कर दिया। इस बीच
चॉय अपने हंटर्स को जेजू आइलैंड एक्सपीडिशन के लिए प्रिपेयर कर रहा था, उसने उन्हें याद दिलाया कि उनका मिशन सिर्फ थ्रेट लेवल असेस करना था, ना कि रेकलेस एंगेजमेंट। डंजन में ही आइग्रिस ने बिना टाइम वेस्ट किए जिन्वो पर अटैक किया। उसने जिन्वो को बार बार दीवारों से टकराया और पंचेस की बैराज कर दी। जिन्वो बैरली बच पाया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसकी एचपी 500 पॉइंट्स तक कम हो चुकी थी। जिन्वो ने अपनी आर्मर पहनने के लिए खुद को शुक्रिया कहा, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो वो शायद अब तक जिंदा नहीं होता। उसे एहसास हुआ कि वो सीधे तरीके से इस दुश्मन को हरा नहीं सकता, इसलिए उसने अपनी स्पीड को बढ़ाने का फैसला किया। वो दुश्मन के चारों तरफ तेजी से घूमता है और उसे पीछे धकेलने में कामयाब होता है, लेकिन जल्द ही ये साफ हो गया कि दुश्मन को दोबारा पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। दुश्मन ने उसे और भी ज्यादा घसीटा और जिन्वो को महसूस हुआ कि उसने जो स्किल इस्तेमाल की है उसने उसकी डिफेंस भी बढ़ा दी है। वो लगातार जिन्वो पर भारी पड़ता गया, लेकिन जिन्वो हार मानने वाला नहीं था। अपने सभी प्रयासों के बाद जिन्वो ने एक शानदार मूव से दुश्मन के सिर पर जोरदार किक मारी। हालांकि इससे दुश्मन और ज्यादा गुस्से में आ गया। इस बीच घर पर जिना ने जिन्वो के लिए डिनर रखा और पढ़ाई करने चली गई। हम जिन्वो की माँ को भी हॉस्पिटल में देखते हैं। डंजन में जिन्वो की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। नाइट ने अपनी तलवार निकाली और जिन्वो को खत्म करने के लिए हमला किया, लेकिन जिन्वो ने अपने एक हाथ से उसका वार रोक दिया। जिन्वो ने कहा कि वो अभी हारा नहीं है और नाइट को पीछे धकेल दिया। उसने अपनी ब्लेड निकाली और दुश्मन के हेलमेट की ओपनिंग के अंदर वार किया। जिन्वो ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दुश्मन को दीवार तक धकेल दिया। नाइट ने जिन्वो की ब्लेड को यूज करने की कोशिश की, लेकिन जिन्वो ने बताया कि उसकी डैगर किसी और के कंट्रोल में नहीं जा सकती, वो सीधा उसकी इन्वेंटरी में लौट जाती है। आखिरकार जिन्वो ने दुश्मन की खोपड़ी में ब्लेड घुसा दी। नोटिफिकेशन ने दिखाया कि जिन्वो ने लड़ाई जीत ली। उसे एहसास हुआ कि उसके और दुश्मन के बीच हर कैटेगरी में कितना बड़ा फर्क था। जिन्वो को 4 रिवॉर्ड्स मिले। एक था 1.5 मिलियन गोल्ड, दूसरा था एस रैंक हेलमेट जो नाइट पहने हुए था। ये हेलमेट उसके स्टैट्स को बूस्ट करता है और डैमेज को 15% तक कम करता है। तीसरा रिवॉर्ड था रूलर्स हैंड स्किल के लिए एक रून स्टोन और चौथा था एक इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन। जिन्वो को लगा कि ये टेलीपोर्टेशन स्टोन अभी क्यों दिया गया जबकि डंजन क्लियर हो चुका है। तभी अचानक कई पोर्टल्स खुलते हैं और नोटिफिकेशन दिखाता है कि जॉब चेंज क्वेस्ट अब शुरू हो रही है। जिन्वो को अब इन्फिनिट वेव्स ऑफ एनिमीज से लड़ते हुए सर्वाइव करना था। जिन्वो ने देखा कि दुश्मन उतने ताकतवर नहीं है जितना नाइट था, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। वो बिना डरे उन पर टूट पड़ा। कुछ समय बाद वो देखता है कि दुश्मनों की गिनती बढ़ती ही जा रही है। वो अपनी स्टेल्थ स्किल और माना को मैनेज करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा समय तक टिक सके, लेकिन एक मेज उसकी स्टेल्थ स्किल को तोड़ देता है। अब जिन्वो को बिना स्टेल्थ और मर्डरस इंटेंट के लड़ना था। 5 मिनट के अंदर ही उसकी हालत खराब हो गई। जिन्वो को लगने लगता है कि अब वो और नहीं लड़ सकता। वो सोचता है कि अब टाइम आ गया है कि वो डंजन से टेलीपोर्ट कर जाए, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उसके हाथ से टेलीपोर्टेशन स्टोन गिरा देता है। अब तो जिन्वो सच में फंस चुका है। चारों तरफ से दुश्मनों का बड़ा सा ग्रुप उस पर टूटने के लिए तैयार है। जिन्वो को अब बस एक ही ऑप्शन बचता है, लड़ते रहना, लेकिन उसका स्टैमिना अब अपनी लिमिट पर है। ना वो स्टेल्थ का यूज कर सकता है, ना मर्डरस इंटेंट का। फिर भी जैसा कि हमारा जिन्वो हमेशा करता है, वो हार मानने वालों में से नहीं है। जिन्वो लड़ाई जारी रखता है और सोचता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी बॉटम से शुरू की है, हमेशा स्ट्रगल किया, कभी गिव अप नहीं किया और ये पल भी अलग नहीं है। उसके नकल्स बुरी तरह से टूट चुके हैं और उसका दिल फास्ट धड़क रहा है। तभी जिन्वो को ऐसा लगता है कि वो मॉन्स्टर्स बातें कर रहे हैं। उनकी आवाजें उसका मजाक उड़ाती हैं, उसे वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड कहती हैं। वो उसे हॉस्पिटल वाले दिन की याद दिलाते हैं जब वो ई रैंक गेट से लड़ाई के बाद घायल होकर वहां पहुंचा था। इसी बीच उसकी इमेजिनेशन में सॉन्ग और जूही दिखते हैं। वो उससे कहते हैं, जिन्वो अब रुक जा, खुद को इतना मत फोर्स कर। फिर उसका यंगर सेल्फ सामने आता है और कहता है, तू यहाँ तक आ गया, ये बहुत है और आगे मत बढ़। जिन्वो का यंगर सेल्फ उसे रिमाइंड करता है कि ये सब चेंजेस बस बाहर से हुए हैं, अंदर से वो अभी भी वही कमजोर इंसान है। वो कहता है, तू हमेशा एक ई रैंक हंटर रहेगा, बस एक ऐसा ड्रीमर जो अपनी जगह भूल गया। जिन्वो उन अटैक्स से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और फिर से कुचला जाता है। उसका यंगर सेल्फ उससे कहता है, देख यही होता है जब तू सोचता है कि तू तैयार है इस तरह की लड़ाई के लिए। जिन्वो के दिमाग में डाउट आने लगता है कि क्या वो सच में बदला है। तभी एक नोटिफिकेशन आती है। वो बताती है कि उसका डेली क्वेस्ट फेल हो गया है और अब उसे पेनल्टी मिलेगी, लेकिन ये पेनल्टी उसकी जान बचा लेती है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसे पेनल्टी जोन में भेजा जाएगा। जिन्वो को अब समझ में आता है कि कभी कभी किस्मत भी स्किल का हिस्सा होती है। उसका यंगर सेल्फ ये मानता है कि जिसने भी ये सब सेटअप किया है वो अभी उसे मरने नहीं देना चाहता। वो पेनल्टी जोन में टेलीपोर्ट हो जाता है। जिन्वो पेनल्टी जोन में पहुंचकर इस बात के लिए थैंकफुल था कि सिस्टम ने उसे एक और मौका दिया। जिन्वो सोचता है कि क्या ये सच में उसकी किस्मत थी या सिस्टम ने उसे जिंदा रखा, लेकिन वो ज्यादा नहीं सोचता और अपनी स्टैमिना रिकवर करने के लिए पोशंस का इस्तेमाल करता है। दुर्भाग्य से उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि अगर उसकी चोटें बहुत गंभीर होंगी तो पोशंस उसकी एचपी को रिस्टोर नहीं करेंगी। उसे या तो नेचुरली ठीक होने का इंतजार करना होगा या लेवल अप करने पर ही वो रिकवर कर पाएगा। तभी अचानक वही मॉन्स्टर्स वापस आ जाते हैं। जिन्वो खुद से कहता है कि जब तक वो मरेगा नहीं, हर दर्द उसे और ताकतवर बनाएगा। घर पर जिना नोटिस करती है कि जिन्वो अभी तक वापस नहीं आया। वो सोचती है कि शायद उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन फिर खुद ही मान लेती है कि ऐसा तो नामुमकिन है। वो बस यही उम्मीद करती है कि जिन्वो उसकी गार्डियन टीचर मीटिंग के लिए समय पर आए। वापस पेनाल्टी जोन में जिन्वो ने उन मॉन्स्टर्स को हरा दिया जिनसे वो कभी डरता था। लेवल अप करने से उसकी हेल्थ भी रिकवर हो चुकी है। उसके पास अब पेनाल्टी जोन
में 10 मिनट बचे हैं तो वो नाइट किलर डैगर खरीदने का फैसला करता है। ये वेपन आर्मर टाइप बीस्ट्स को 25% ज्यादा डैमेज देता है। इसके बाद जिन्वू रिवॉर्ड का यूज करता है जो उसे आईग्रिस से मिली थी। इससे उसे एक एक्टिव स्किल मिलती है जिसका नाम है रूलर्स हैंड। ये स्किल बिना माना खर्च किए चीजों को छुए बिना मूव करने देती है। वो इसे टेस्ट करता है और पता चलता है कि वो अभी बड़ी चीजें नहीं हिला सकता। समय खत्म होने वाला है तो जिन्वू खुद से कहता है कि अब उसे अपनी किस्मत पर भरोसा करना होगा। वो वापस डंजन में टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ बाकी हंटर्स जेजू आइलैंड के करीब पहुंच रहे हैं। चॉय को बताया जाता है कि पानी में माना के कई सोर्सेज डिटेक्ट हुए हैं। वो ये सब देखकर हैरान रह जाता है। डंजन में जिन्वू अपने नाइट किलर डैगर की परफॉर्मेंस से काफी खुश है, लेकिन उसे अजीब सा एहसास हो रहा है। वो बीस्ट्स को मारता रहता है लेकिन उसे लग रहा है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। जिन्वू को एहसास होता है कि ये सब मेजेस कर रहे हैं जो बिना हमला किए स्पेल्स कास्ट कर रहे थे। वो मेजेस को निशाना बनाता है और जैसे ही वो एक को हराता है कुछ नाइट्स टूटकर गिर जाते हैं। ये देख वो बाकी मेजेस को टारगेट करता है और लड़ाई पर अपना कंट्रोल कर लेता है। बचे हुए 3 मेजेस मिलकर एक गोलम को समन करते हैं। जिन्वू एक ऊंचे प्लेस पर चढ़ता है और वो उसे कुछ समय के लिए डिसेबल कर देता है। उसे लगता है कि इन मेजेस ने सोचा होगा कि एक ताकतवर मॉन्स्टर कई छोटे मॉन्स्टर्स से बेहतर होगा, लेकिन जिन्वू उन्हें गलत साबित करता है और आखिरकार सभी मेजेस को हरा देता है। गोलम अभी भी खड़ा है लेकिन जिन्वू इतना ताकतवर हो चुका है कि वो अपनी फोर्स से उसे तबाह कर देता है। सभी मॉन्स्टर्स को हराने के बाद एक नोटिफिकेशन उसे बताती है कि जॉब चेंज क्वेस्ट पूरी हो चुकी है। अब उसे पॉइंट्स के आधार पर एक ज्यादा एडवांस क्लास में स्विच करने का मौका मिलेगा। सिस्टम बताता है कि उसकी नई जॉब क्लास नेक्रोमैंसर होगी। ये सुनकर जिन्वू चौंक जाता है क्योंकि उसने अपनी इंटेलेक्ट स्टैट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर वो समझता है कि ये हिडन क्लास है जिसका मतलब है कि इसमें कुछ खास पावर्स जरूर होंगी। वो सोचता है कि अगर नेक्रोमैंसर क्लास को सही तरीके से अपग्रेड किया जाए तो उसकी शैडो आर्मी भी उतनी ही ताकतवर होगी। ये ख्याल उसे एक्साइटेड कर देता है और वो नेक्रोमैंसर क्लास को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही वो क्लास चुनता है एक डार्क एनर्जी उसके पैरों के नीचे से उठती है। सिस्टम उसे उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर पॉइंट्स अवार्ड करना शुरू कर देता है। जिन्वू ने क्वेस्ट में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया और उसके एडवांसमेंट पॉइंट्स क्लास की लिमिट को पार कर गए। जैसे ही डार्क पावर इरप्ट हुई जिन्वू हवा में फ्लोट करने लगा। एडवांसमेंट प्रोसेस कंप्लीट होते ही जिन्वू हैरान रह गया कि उसने नेक्रोमैंसर क्लास से आगे बढ़कर शैडो मोनार्क क्लास हासिल कर ली। उसे यूनिक क्लास स्किल्स और 10 एबिलिटी पॉइंट्स भी मिले। जिन्वू सोच रहा था कि क्वेस्ट खत्म हो गया है या नहीं, तभी उसे कुछ दर्द भरी आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि मॉन्स्टर्स से डार्क शैडो निकल रही थी। जिन्वू ने अपनी नई स्किल शैडो एक्सट्रैक्शन का यूज किया। इस स्किल में सबसे पहले उसे एक कमांड वर्ड चुनना था और उसने अराइज वर्ड चुना। जैसे ही उसने कहा अराइज, उसकी शैडो आर्मी के पहले मेंबर्स बन गए। शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल से वो अपनी माना का यूज करके शैडो सोल्जर्स बना सकता है। दूसरी स्किल शैडो स्टोरेज उसे इन सोल्जर्स को स्टोर करने और कभी भी समन करने की परमिशन देती है। जिन्वू को बस ये ध्यान रखना होता है कि एक्सट्रैक्शन की सक्सेस टारगेट की स्ट्रेंथ और डेथ के समय पर डिपेंड करती है। अब उसने नाइट्स और मेजर्स को समन किया जो अलग अलग रैंक्स में थे। जिन्वू सोच रहा था कि क्या वो एस रैंक शैडोज भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है और क्या उनकी ताकत उनकी असली लाइफ की स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करेगी। इग्रिस के पास पहुंचकर उसने एक्सट्रैक्शन शुरू किया, लेकिन उसे समझ आया कि उसकी एक्सट्रैक्शन की लिमिट है। उसने 11 सोल्जर्स रिलीज किए और इग्रिस की तरफ लौट गया। जब उसने अराइज कहा तो इग्रिस की शैडो निकलने लगी, लेकिन एक बड़ा पावर बर्स्ट उसे पीछे धकेल देता है। पहला और दूसरा अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं। जिन्वू इग्रिस से बात करता है और उसे याद दिलाता है कि एक वॉरियर की असली पहचान उसकी तलवार से होती है। वो इग्रिस से अपनी आखिरी कोशिश में अराइज करने के लिए कहता है। इस बार मैसिव पावर बर्स्ट होती है और इग्रिस की शैडो इमर्ज करती है। जिन्वू उसे लेवल 7 नाइट का नाम देता है और उसका नाम इग्रिस ही रखता है। इग्रिस और जिन्वू की पूरी शैडो आर्मी उसके सामने झुक जाती है। जिन्वू प्राउड होकर कहता है कि अब ये सभी उसके साथ हैं। दूसरी तरफ बाकी हंटर्स जेजू आइलैंड पर पहुंचते हैं। चॉय एक रेड एंट को इंस्पेक्ट करता है और देखता है कि वो इवॉल्व कर रही है। उसे शॉक होता है जब पता चलता है कि उस एंट के पंख निकल आए हैं और यहाँ सीजन 1 की स्टोरी एंड होती है। सीजन 2 के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।